नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। हमारे साथ हैं नजर रैना सर जी। प्रणाम, नमस्कार, नमस्कार। वेलकम। आप हमारे साथ यहाँ पर हैं तो इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू हैव यू। प्रिविलेज। सर के साथ ऑब्वियसली आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी भी पिछले वी नीड टू हैव सम कॉन्वर्सेशंस। सो जियोपॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें हम बात करते रहते हैं। आज जो मेरे को सर से बात करनी है टू अंडरस्टैंड आरआर। सर ने आरआर में बहुत टाइम स्पेंड करा है। वी नीड टू लिसन टू सम बैटल स्टोरीज ऑल्सो। ठीक है, तो ये बहुत टाइम से एक रिक्वेस्ट रही है आप सबकी कि यार स्टोरी सुनवाओ, स्टोरी सुनवाओ। हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर। वो भी करेंगे, वी विल डू मोर ऑफ दोज, बट आई वांट टू टॉक बेसिक आरआर सर। किस तरह से काम होता है वहां पर, क्या होता है, बिकॉज अभी भी जैसे इनकाउंटर्स होते हैं, कल परसों में एक बंदे को मारा है। वी डोंट अंडरस्टैंड कि क्या डेप्थ है उसकी, कैसे काम होता है, कासो कैसे होता है, एंड ऑफ कोर्स सम स्टोरीज ऑफ वैलर व्हिच आर ऑलवेज देयर। कई तो कभी बाहर ही नहीं आती हैं, वी डोंट इवन नो। कई क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस होते हैं, छोटे छोटे पिकेट टाइप्स ऑपरेशंस होते हैं, स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सर पहले ये आरआर जो है, आई मीन यू आल्सो स्पेंट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। व्हाट इज इट, इसका रोल क्या था, एंड कैसे ये एकदम से अभी नाउ एज अ पोटेंट फाइटिंग फोर्स से बाहर निकली है, ये हुआ कैसे? इसकी शुरुआत आदि एक क्लैरिफिकेशन से करता हूँ कि हम लूजली टर्म यूज़ करते हैं पीएमएफ, पैरामिलिट्री फोर्स। हम्म। तो दर्शकों को बताएं कि भारत में 2 पीएमएफ हैं सिर्फ। एक है राष्ट्रीय राइफल्स और एक है असम राइफल्स। हम्म। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ ये सारी आती हैं सीएपीएफ कैटेगरी में, सेंट्रल आर्म आर्म पुलिस। पुलिस फोर्सेस। तो पहले ये कन्फ्यूजन लोगों को, लोग जनरली बीएसएफ को पीएमएफ बोलते हैं, वो गलती उनकी नहीं है। पीएमएफ का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी फोर्स जिसमें कमांड एलिमेंट आर्मी से आए, मिलिट्री से आए, हम्म। कमांड एलिमेंट ऑफिसर्स, और जो जवान हैं, सोल्जर्स हैं, दे कुड बी डिफरेंट, नॉट फ्रॉम रेगुलर आर्मी। बीएसएफ और आईटीबीपी में भी आर्मी ऑफिसर्स पहले जाते थे, इसलिए उस टाइम उनको पीएमएफ माना जाता था। लेकिन आज की डेट में वो अलग कैटेगरी में चली गई हैं, होम मिनिस्ट्री के अंडर। और पीएमएफ जो हैं, असम राइफल और राष्ट्रीय राइफल्स, ये भी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं फॉर बजटिंग। अच्छा। फ़र्क ये है कि असम राइफल्स जो ट्रूप्स हैं, दे आर परमानेंट। अगर आप किसी असम राइफल यूनिट में जाएंगे तो यहाँ यूनिट है, उसके बगल में गांव बस गया होता है उनकी फैमिलीज़ का। दे परमानेंट, ऑफिसर्स की रोटेटिंग। राष्ट्रीय राइफल्स में फ़र्क है कि ऑफिसर्स और जवान सब रोटेट करते हैं। तो अगर आप किसी बटालियन में आज जाओगे तो 3 साल बाद जाओगे तो आपको आज वाली नौकरी वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 से 3 साल के बीच में टर्नर होता है, उसमें रोटेट करते हैं। और रोटेशन भी ऐसी होती है कि अगर कंपनी में 120 बंदे हैं तो आप ये मान के चलिए कि हर महीने 4 से 5 जवान रोटेट करते हैं। अच्छा, तो पुराने इट्स अ जाते स्लो हैं स्लोली, प्रोसेस। हाँ, नेचुरली यू कांट क्रिएट अ वैक्यूम कि सारे उठा के चले हम्म। जाओ। तो आरआर को जब बनाया गया था वो इसलिए था कि जब लोग, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू इसमें आता है, चलो अच्छा आज बात कर लेते हैं। लोग कहते हैं भी कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया जा रहा था तो फौज क्या कर रही थी? नेशन तो डेली जो कर रहा था, आर्मी क्या कर रही थी? पहली बात है कि आर्मी कभी भी आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि सिविल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आपको रिक्वेस्ट करेंगी तो आप आओगे। इन एड ऑफ सिविल सिविल अथॉरिटी। ओनली एक्सेप्शन जो सबके लिए लागू है, आपके लिए, मेरे लिए, कि आपको सेल्फ डिफेंस में आप गोली कहीं भी चला सकते हो। अब सिविलियन हो, अगर बंदूक आपके पास लाइसेंस वाली है तो भी चला सकते हो, तो आर्मी में चला सकते हो। अदरवाइज टू गेट इन्वॉल्व इन लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन इज ओनली व्हेन रिक्विजिशन बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, फर्स्ट। सेकेंडली, उस टाइम 89 में वैली में फौज नहीं थी। जो फौज थी वो सारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थी। हेडक्वार्टर्स थे, बारामूला में डिव हेडक्वार्टर था, बीबी कैंट हेडक्वार्टर है, बट दैट डजंट मीन कि इतनी फौज थी कि पूरी कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा गली गली मोहल्लों में, उन पर कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं। ये जो फौज वहां पर 89 से पहले डिप्लॉयमेंट तो थी नहीं। इट वाजंट एन इंटरसिटी जैसे अभी हम कानपुर होके आए या कहीं पे भी होके आए, वहां पर फौज तो होती नहीं है। आई मीन उनके बैक ऑफिसेज और ये सब चीजें होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। तो इट वाज आल्सो द सेम, इससे कोई वहां पर उस टाइम पे टेररिज्म भी नहीं था। नहीं, आप नाम बता के देखो, बीबी कैंट, जो बीबी कैंट है, बदामी बाग कैंटोनमेंट, वहाँ पे कोर हेडक्वार्टर था। हम्म। एक डिवीजन थी बारामूला डिव हेडक्वार्टर, उस डिवीजन के नीचे पूरी वैली की फौज थी, वो सारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थी। ऑब्वियसली। तो दैट पीछे इज। था ही नहीं कुछ लड़ने के लिए। तो बाद में फिर 91 में जाके 28 डिव जो कि कारगिल में थी,
उसको उठा के कुपवाड़ा में लेके आए थे, क्योंकि यहाँ हालात थोड़े सीरियस हो गए थे। लद्दाख में वो था, उसका बाद में कभी बात करेंगे कि उसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ। वो 28 डिव को वहाँ से उठाने के कैसे कारगिल 99 हुआ, वो उसका उसका रिलेशन है। तो तो आपने एक जगह वैक्यूम क्रिएट करा, किसी ने वो हाँ, vacuum वो bomb जैसे किया? अभी पुंछ और जोरी में हुआ, सिमिलर स्टोरी। हम्म, तो आरआर इसलिए खड़ी की गई थी कि जब एकदम से कश्मीर में आग लगी, तो पहले एज ए स्टॉप का गैप अरेंजमेंट क्या किया गया, असम राइफल्स को नॉर्थ ईस्ट से उठा के लाया गया कश्मीर में, और कुछ एडिशनल यूनिट्स भी अंदर आई। लेकिन उनका चाहिए थी कि हमें समझना चाहिए कि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में ना, टेररिस्ट मारना इज ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। नेटवर्क ग्रिड तोड़ना। ग्रिड, अपना ग्रिड सेट करना, पहले पूरे इलाके को आप अपने कंट्रोल में लाते हो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मारने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने यकीन करना है कि आपके इलाके से बच्चे जो हैं रिक्रूटमेंट में ना जाएं, नए रिक्रूट ना बन जाएं टेररिस्ट। बिकॉज अगर एक मार रहे हो और दो बंदे बंदूक उठा रहे हैं, तो वो तो फायदा नहीं है। जीरो सम नहीं कह सकते, वो उल्टा ही माइनस में चला गया। तो इसलिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट थी जो आके कश्मीर में बैठे, एक काउंटर टेररिस्ट ग्रिड बने, उस ग्रिड को ऑक्यूपाई करें। अब ग्रिड देखो कितनी अच्छी बात है, हमारे सामने चेस पड़ी है। तो ये समझ लीजिए कि ये अगर एक इलाका है, ये चाहे 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर हो, तो ये उसको ऐसे बांटा जाता है जैसे इसके चेक्स हैं। और जहाँ जहाँ पे इनके इंटरसेक्शंस हैं, ब्लैक और ब्लैक, वहाँ पे एक टुकड़ी बिठाई जाती है जिनको बोलते हैं COBs, कंपनी ऑपरेटिंग बेस। तो एक बटालियन में 6 कंपनियाँ हैं आरआर में, अनलाइक इन्फेंट्री बटालियन जिसमें 4 होती हैं और एक सपोर्ट कंपनी होती है। आरआर में 6 राइफल कंपनी टाइप होती है। इनिशियली होता है कि 4, अभी आरआर में आपको पता है कि हर आरआर बटालियन किसी इन्फेंट्री बटालियन पे बेस्ड है, रेजिमेंट पे बेस्ड है। सो कोई डोगरा आरआर है, कोई सिख आरआर है, कोई सिखलाई, जिसमें मैं था वो सिख आरआर थी। तो पहले ये था कि 4 कंपनियां जो हैं वो होंगी प्योरली उस रेजिमेंट से, उस ग्रुप से जिसके नाम पे वो आरआर बटालियन बन रही है। सो अगर असम की आरआर बटालियन है, तो 4 कंपनी की जो मैन पावर है वो असम बटालियन से आएगी। तो 1 असम, 2 असम, 3 असम, उनका वैकेंसी होता है, वो आती है। और 2 जो कंपनियों का इक्विवेलेंट, वो आएगी अदर आर्म से, आर्टिलरी, इंजीनियर्स। असम राइफल्स की। नो नो, कोई भी आरआर बटालियन में, मैंने एग्जांपल दी कि अच्छा असम में कोई यूज़ नहीं करना चाहिए था, कंफ्यूज। असम राइफल तो असम राइफल है, इसके अलावा एक असम रेजिमेंट भी है ना, रेजिमेंट भी है, वो जो जिसका देखते रहते हो आप, जिसका बदन जमीन के नीचे है, वो वाला। बदलू राम का बदल। हाँ, वो। तो उसको अब मैं सिख पे आ जाते हैं। तो से सिख, जो सिख और सिखलाई 2 इन्फेंट्री ग्रुप्स हैं। तो एक ग्रुप में आप कहें कि 30 बटालियन है, 1 सिख, 2 3 सी 4 सिख, जो भी हैं। कई में 20 हैं, कई में 30 है हर ग्रुप में। तो अगर एक आरआर है, जैसे हमारी आरआर थी, सिख आरआर थी, तो क्या होता है कि उस टाइम जब मैं था तो आई थिंक 2 बटालियन थी सिख आरआर की। तो क्या होगा, वो 30 बटालियन जो है ना सिख ग्रुप की, उसमें से कुछ बटालियंस की नफरी एक आरआर बटालियन को फीड करेगी, और दूसरी कुछ बटालियन की नफरी दूसरी। तो अगर 30 बटालियन है सपोज, तो ये मान के चलो रफली कि 1 से 15 जो बटालियन हो गए, 1 सिख, 2 सिख, 3 4 सिख, 5 15 सिख को बोला जाएगा कि आप 6 आरआर में अपनी नफरी भेजो। इतने वैकेंसी आपकी हैं पर यूनिट इतनी। और बाकी जो सिख ग्रुप की जो बाकी रेजिमेंट बटालियंस हैं, 16 17 18 19 20, मैं से नाम ले रहा हूँ, उनको बोला जाएगा कि 16 आरआर में भेजो, जो कि सिख, दूसरी सिख है सपोज। तो 4 कंपनीज एक आरआर रेजिमेंट बटालियन के अंदर एक ग्रुप से आती हैं। वो सिख ग्रुप हो, सिखलाई हो, जाट हो, जो भी हो। असम हो, मराठा हो। और 2 कंपनी वर्थ जो है वो आती हैं अदर आर्म से। उसमें इंजीनियर्स, आर्टिलरी, आर्मड, ये हैं जो बेसिकली, जिनको आप कम्बैट आर्म्स कहते हो। और फिर कुछ मैन पावर आती है सपोर्ट आर्म से, जैसे सिग्नल्स, EME। क्योंकि आपको आरआर इज अ आर्मी का एक छोटा सा रेप्लिका है, एक आरआर इट्स एन बटालियन। आर्मी ऑफ इटसेल्फ। हाँ, सेल्फ कंटेन्ड है, सब कुछ अपना होता है। ऑफ कोर्स फिर से 3 या 4 या 5 या 6 यूनिट्स इकट्ठी होती हैं आरआर की, उनके एक सेक्टर हेडक्वार्टर होता है, जिसको नॉर्मल फौज में ब्रिगेड हेडक्वार्टर बोलते हैं, इसको सेक्टर हेडक्वार्टर बोलते हैं। और फिर कुछ सेक्टर मिला के वहाँ, जैसे हमारे डिवीजन होती है, यहाँ फोर्स होती है, किलो फोर्स, विक्टर विक्टर फोर्स, फोर्स, जूलियट रोमियो फोर्स। फोर्स। एंड उसके ऊपर आरआर की कमांड वाला कुछ नहीं है। वो जो फोर्स है वो एक रेगुलर आर्मी की कोर हेडक्वार्टर के नीचे ऑपरेट करती है, बाकी डिविजन्स के साथ। उसके बाद जो आरआर का है वो दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर में उनका डायरेक्टरेट है, दैट्स इट। तो उस टाइम ये शुरू हुआ था। और ये ऐसा नहीं है कि 4 कंपनी जो है वो
एक बटालियन के अंदर 4 अगर उसमें सिख आरआर है तो 4 सिख कंपनियां और 2 जो है वो नॉन सिख मतलब इंजीनियर आरटी आर्मर्ड, और कोशिश की जाती है अगर यहाँ सिख है तो उनके भी ट्रुप्स ऐसे होते हैं कि जो सिख ही हों ताकि थोड़ी सी जो वो होते सारे मिक्सड अप है। तो ऐसे प्योर कंपनीज नहीं होती। लाइक मेरी कंपनी थी तो मेरी कंपनी में अबाउट 80 120 में 80 एक आप इन्फेंट्री के थे जो सिख रेजिमेंट से सिख ग्रुप से आए हुए थे, और कुछ आर्टिलरी के थे 20-22, 5-6 आर्मर्ड के थे, कुछ मैक के थे, सिग्नल्स, मेडिकल, सब मिला के 120 होते। तो ये जब असम राइफल्स को फिर बाद में पुल आउट किया गया और आरआर रेज की गई। रेज करते टाइम ये था कि जो बेस्ट ऑफ द लॉट थी ऑफिसर्स की, जो भी कंपनी कमांडर बनने के ड्यू थे, क्योंकि हमारी फौज में क्या होता है कि आपको एज ए कंपनी कमांडर आपको जो हमारी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जिसको एपीआर कहते हैं बाहर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उसका इक्विवेलेंट उसको कम से कम 2 अर्न करनी पड़ती है, तभी उसको कंसिडर किया जाएगा बाद में कि वो सीओ बनेगा, कर्नल बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको ए रिपोर्ट कहते हैं कि आपको आपकी असेसमेंट की जाएगी एज ए कंपनी कमांडर। अगर आप कंपनी ठीक चला रहे हो तो उम्मीद की जाती है कल को आप सीओ बनोगे तो बटालियन ठीक चलाओगे। जैसे लोग समझते होंगे कि एक बटालियन के अंदर कहीं में 4 हैं, आरआर में 6 कंपनीज हैं, ऐसे होता है। तो कंपनी को इन्फेंट्री में कंपनी कहते हैं, मैकेन इन्फेंट्री में भी कंपनी कहते हैं, आर्टिलरी में उसको बैटरी कहते हैं, बैटरी और आर्मर में स्क्वाड्रन कहते हैं। तो ये सारे बराबर होते हैं। तो तब ये था कि जो बेस्ट लॉट थी ना यंग ऑफिसर्स की, उनको दिल्ली से बाय नेम पिकअप कर करके तो कंपनी कमांडर कोई 2IC सीओ भेजेंगे, और बटालियंस को बोला गया कि आप इतने 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 नफरी पर बटालियन, जैसे 1 सिख या 2 सिख या 4 सिख, आप 30 बंदे भेज दो, और वो 30 का टर्नर खत्म होगा तो उसका बदले आपने करते रहना बदला। तो ऐसे शुरू हुआ। तब ये भी हुआ था कि बटालियंस ने देखा यार ये नफरी ईरानी है, तो जो ऐसे लोग थे जो कि थोड़े से काबू करने वाले जो थे ना, थोड़ा से जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और वो कहीं ज़्यादा फिट नहीं होते, और फिट होते हैं स्पोर्ट्स में, हाँ वहाँ अच्छा करेंगे। लेकिन उनको बोलो यार ड्रिल कर लो तो उनकी नानी मर जाती है, और कहा यार साहब, मतलब उनको बंदिश पसंद नहीं होती। तो बटालियन से क्या करना शुरू किया कि वैसे वाले लोगों को आरआर भेजना शुरू किया। तो क्या स्कीम बनी, बहुत तगड़े आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स, और ये नहीं कि सारे जवान, बट मैक्सिमम जवान वो जो कि वाइल्ड हॉर्सेस। मगर उससे ना लोगों को लग रहा था कि खतरा होगा, लेकिन वो ऐसे हुआ कि वहाँ मेल मिलाप ऐसा बैठा, दिमाग वाले लोग और लड़ने वाले लोग। तो वैसे शुरुआत हुई आरआर की। और अब आरआर अगर आप देखेंगे तो वैली के आप कहीं भी 8 से 10 किलोमीटर ट्रेवल करो, हाईवे को छोड़ के, हाईवे पे भी और बाहर भी, आपको हर 8-10 किलोमीटर पे एक कंपनी दिखती है। वो इसी चेस की तरह अरेंज्ड है। बाद में जब जनरल पांडे साहब आए उस टाइम इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि देखो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्फेंट्री बटालियन बैठी है। अभी क्या है ये भी समझना पड़ेगा, किसी भी बटालियन का या किसी भी फॉर्मेशन हम कहते हैं ब्रिगेड, डिवीजन, कोर का एक टास्क नहीं होता। हाँ उसके पास अगर एक लाइन ऑफ कंट्रोल को होल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है ना एक बटालियन को, एक सेक्टर भी होगा। इस सेक्टर तो पीछे, आरआर पीछे होगी ना, वो पीछे है। अगर आगे ब्रिगेड लगी हुई है, उसकी एक बटालियन लगी है, बटालियन की 4 कंपनी है, 3 लगी हैं, 2 ऊपर लगी हैं, तो उस बटालियन का ये रोल भी होगा कि अगर पड़ोस में किसी बटालियन में संकट आ गया तो आपके यहाँ से जवान निकल के वहाँ रीइंफोर्स करने जाएंगे। ये भी टास्क है कि अगर आगे पीछे लड़ाई भड़क गई और सामने आपको मौका मिलता है तो क्रॉस करके सामने बंकर कर लो। तो वो सारे प्लान, जिनको ऑफेंसिव प्लान, लिमिटेड ऑफेंसिव प्लान, वो सब बने होते हैं। तो इनका ये सोच विचार था कि इन्फेंट्री बटालियन जो 4 कंपनीज लेके बैठती है। अब इन्फेंट्री बटालियन और आरआर बटालियन में फ़र्क क्या है, ये समझना ज़रूरी है। एक तो मैन पावर का फ़र्क है, आरआर में 6 हैं, क्योंकि बीएसएफ में भी 6 हैं। होम मिनिस्ट्री वाली जितनी फौज है, इनमें 6 कंपनियाँ होती हैं, लेकिन हमारी जो अपनी है उसमें वो 4 4। इन्फेंट्री के पास 4 कंपनी, मतलब एक कंपनी अगर 120 लोग हैं, 100 और 120 के बीच में, तो हर आदमी के पास अपना पर्सनल हथियार है। अगर वो जवान है तो उसके पास राइफल है, अगर ऊपर ऑफिसर है या जेसीयू है, जैसे पहले क्या था कार्बाइन होती थी, तो अभी एक केस आगे सबके पास वही है। लेकिन बटालियन के पास एक सपोर्ट कंपनी भी होती है जिसको एसपी कंपनी कहते हैं लूजली, सपोर्ट कंपनी, जिसमें मोटर्स, बटालियन की मोटर्स, हैवी हथियार, आरएल्स, एमएमजीज। अच्छा, अभी इन्फेंट्री बाद में एक बात कर रहा हूँ मैं, 2000 के आसपास रीऑर्गेनाइज हुई थी इन्फेंट्री बटालियन, तो काफ़ी सारे रॉकेट लॉन्चर सेक्शंस में कंपनीज में आगे काफ़ी चेंज हुआ। किसी ज़माने में
बड़ी कल कम एलएमजीज होती थी, अब हर सेक्शन में एलएमजी है, रॉकेट लॉन्चर है। बेसिकली बटालियन के पास वो हथियार है जिससे वो दुश्मन से लड़ सके। कल को मोर्चे में बैठे तो दुश्मन का टैंक भी आ गया तो उसको भी संभाल सके। टेररिज्म के इलाके में टैंक वैंक का कोई हमें लगता नहीं कोई आएगा। तो इन्फेंट्री बटालियन की थोड़ी सी मैं अगर कहूँगा हैवी होती है, वेपनरी भी हैवी होती है, टास्क इस किस्म का होता है। फिर उनकी घातक प्लाटून भी होती है जो कमांडो का करती है हर बटालियन में। आरआर इज़ अ लाइट फुटेड इन्फेंट्री जिसके पास फालतू का वजन कोई नहीं है, कोई बड़ी आरसीएल नहीं है, कोई बड़ा मोटर्स नहीं है, कुछ नहीं है। बेसिकली पर्सनल वेपन और जो अपना सपोर्ट वेपन जैसे ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, मशीन गन्स, एमएमजीज भी होती हैं। और यू आर बेसिकली डिज़ाइंड कि आप कम से कम टाइम में एकदम से रिएक्ट करके, और आप ज़मीन होल्ड नहीं करते। इन्फेंट्री जहाँ जाती है वो ज़मीन होल्ड कर, लाइन ऑफ कंट्रोल में बैठी है तो ज़मीन को पकड़ के बैठी है, मेरे को दुश्मन सामने बैठा तो यहाँ ना आ जाए। आरआर का रोल ऐसा नहीं होता। आप जाते हो एक एरिया को डोमिनेट करते हो, खत्म करते हो टास्क और हाँ, गायब। तो वापस रील बैक करते हो। तो जनरल पांडे साहब के टाइम पे एक्सपेरिमेंट हुआ था कि हम क्यों ना बीच बीच में आरआर को, और आरआर का दूसरा रोल क्या है कि अगर लड़ाई लग गई, लड़ाई लग सेकंड गई लाइन ऑफ डिफेंस। तो सेकंड क्या हो तो फर्स्ट में भी यूज हो सकती है। अगर समझ लो आप तंगदार में आरआर बैठी है या कुपवाड़ा में आरआर बैठी है जहाँ पे मैं था, और तंगदार सेक्टर में कुछ एडवर्स सिचुएशन बननी शुरू हुई, तो फर्स्ट इन्फोर्समेंट जो आपने देखा जैसे गलवान में हुआ, सबसे पहले यूनिफॉर्म फोर्स उठाई गई यहाँ से, गरजोरी पुंछ, गरजोरी रोमियो फोर्स और रियासी वाली यूनिफॉर्म फोर्स, यही बटालियंस पहले वहाँ गई आरआर। दे आर लाइट, रेडी टू मूव। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, और एक्सपेरिमेंट के बाद अभी ये हो रहा है कि आपको आरआर बटालियन लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी दिखती हैं। तो आरआर बटालियन जाती है, उसके बाद 6 कंपनीज हैं। वहाँ इन्फेंट्री बटालियन थी, वो 4 कंपनीज लेके बैठी थी, एरिया उतना ही है। तो पहले तो आपकी डिप्लॉयमेंट घनी होगी, जहाँ पे 400 लोग थे अभी 600 लोग आ गए, 600 इलाका उतना ही है। दैट मीन्स यू कैन क्रिएट मोर पॉइंट्स ऑफ डोमिनेशन। जब वे उस रोल में जाते हैं तो इनको फिर हथियार भी मिल जाते हैं, मोटर्स भी मिल जाती हैं, जो जो चाहिए होता है। छोटी मोटर 2 इंच मोटर तो आरआर में भी होती है, जो बड़ी मोटर 81 mm मोटर्स होती है, तोपखाना। तो ये फर्क, वो अभी आजकल ये डुअल रोल चल रहा है। तो आरआर आगे डिप्लॉयड होगी तो इन्फेंट्री बटालियन पीछे आ गई। कल को इन्फेंट्री बटालियन आगे जाती है तो उससे क्या होता है कि कल को जब एडवर्स सिचुएशन बनेगी तो आरआर बटालियन ने वो सब इलाका देखा हुआ है, उनको पता है कि यहाँ जाना है। नहीं तो क्या होता है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ते हैं टास्क, प्रैक्टिस करोगे या सीआई ऑप्स करोगे। अब क्या हुआ कि आपको 2 साल बैठा दिया एलसी पे सपोज, तो आपको पूरी जानकारी होगी उस इलाके की। वहाँ से उठ के आप वापस आए पीछे, सिटी रोल में वापस आ गए, काउंटर टेररिज्म में। तो अभी मैं जैसे कह रहा हूँ, लो तो टर्नओवर होते हैं, लेकिन आपके पास नक्शे बने होते हैं, आपके पास पूरे प्रोसीजर लिख के रेडी होते हैं। कल को ज़रूरत पड़ी तो माइंड आपने इज फाइल खोलनी है और आपको स्टडी करना, और जो भी सीईओ आएगा पढ़ेगा ऑलरेडी, उसको पता है कि मेरा रोल वहाँ भी है। तो एक बहुत अच्छा मिक्स है। ये चीज़ 89 में थी नहीं। तो जब कश्मीरी पंडित्स पे हुआ, उसके बाद जब ये देखा गया कि हुर्रियत भी पैदा हुई, हुर्रियत भी 93 94 में बनी, तो उसी टाइम पे आरआर 90s में शुरू हुई थी बननी, करते करते 94 तक मोटी मोटी आरआर की ग्रिड इस्टेब्लिश होगी। एक बात आपको ये देखना पड़ेगा कि आरआर की जो कमांड है ना, वो बहुत डिसेंट्रलाइज होती है। मतलब सीईओ है, ऑफ कोर्स ही इज़ अ मैन रिस्पॉन्सिबल बटालियन के अंदर, लेकिन जो कंपनी कमांडर है उसके पास डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है। एक तो वो सीईओ के पास नहीं है, जहाँ वो अपनी जगह पे बटालियन बैठा है। हेडक्वार्टर है वहाँ पे हो सकता है कंपनी साथ में रख ले सीईओ, या हेडक्वार्टर कंपनी ही हो, क्योंकि खतरा तो उनको भी है। बटालियन हेडक्वार्टर ऑल्सो नीड्स, और उनको भी ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो जनरली यू फाइंड बटालियन हेडक्वार्टर के आसपास या साथ में सेम लोकेशन में एक कंपनी है, लेकिन बाकी 5 कंपनीज डिवाइडेड है। तो जैसे मैं कंपनी कमांडर था तो मेरे पास 22 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जंगल का, पहाड़ी और जंगल। अब 20-22 स्क्वायर किलोमीटर प्लेन में अलग होता है, जंगल में बड़ी इंप्लीकेशन है। तो मेरे बगल वाली जो कंपनी थी, इसका मतलब मेरे से वो 6-7 किलोमीटर आगे उनका इलाका शुरू होता था, उसके भी वो 3-4 किलोमीटर आगे उनकी पोस्ट थी। तो इंटर पोस्ट से 10-10 किलोमीटर का गैप था। वो अपने इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं, हम अपने में कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ चले जाते थे, वो बात बता के इधर आ जाते थे, वो सब चलता था। मगर इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। आपको एक रेगुलर बटालियन का जो हमारा, चाहे इन्फेंट्री बटालियन हो, चाहे आर्मर्ड हो, आरटी हो, हमारा ना एक काम करने का तरीका दूसरा है। आरआर में ऐसे नहीं होता। आरआर इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। और बड़ी उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब नॉर्मल बटालियन, जब नॉर्मल रेजिमेंट एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाती है, तो वो उस जगह की सारी चीज़ें हैंड ओवर करती है और अगली जगह जाके टेक ओवर करती है। तो अपना सामान वगैरह सिर्फ पर्सनल हथियार को छोड़ के, अब आर्टिलरी में गन्स लेके जाते थे, वो भी डिपेंड करता है कि मर जाते कि नहीं जाते। आरआर में ऐसा नहीं है। आरआर में आरआर वहीं बैठी है, बंदे चेंज हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है।
इसको आप ऐसे समझिए कि मैं एक एक इंस्टीट्यूशनल नॉलेज बन जाती है उस रीजन की। वो बन जाती है नहीं, प्लस ये एक टेक्निकल चीज़ आप देखिए, एटीट्यूड की बात है कि मैं अगर एक रेगुलर बटालियन में हूँ, आज इन्फेंट्री बटालियन का अफसर हूँ और मेरे को पता है कि ये 2 साल हमने यहाँ रहना है, 2 साल बाद हमने उठ के पीस स्टेशन में चले जाना है। तो यहाँ की जो काम है, एसेट्स हैं, सब कुछ है, वो मेरे पास रेडी है। लेकिन जब 2 साल बाद मेरे जाने का टाइम आएगा तो कोई और आके मेरे को रिलीव करेगा फील्ड में पहले। वो आके हर चीज़ चेक करता है कि यार ये इतना यहाँ पे सपोज़ कोई भी इक्विपमेंट की बात कर लो, रेडियो सेट है 10, तो 10 ठीक होने चाहिए, फंक्शनल ये वो। आरआर में क्या है कि कोई बाहर से नहीं आ रहा। मैं अगर 2-6 का हूँ और मैं एक कंपनी में हूँ, तो मेरा रिलीवर 2-6 से आएगा, मेरे को रिलीव करेगा। वो मेरी अपनी बटालियन से आएगा। तो इक्विपमेंट थोड़ा ऊपर नीचे है तो फ़र्क नहीं पड़ता। बटालियन इज ऑलवेज देयर टू वो फिगर है और सरप्लस हो ही जाता है। तो थोड़ा-सा कल्चरल डिफरेंस, मतलब आपके पास ना वो जो होती है ना एक चीज़, कंस्ट्रेंट कम है। कंस्ट्रेंट्स कम है और ब्यूरोक्रेसी कम है। आपको वोचर साइन करने, ये करने, रिकॉर्ड कीपिंग है, नेक्स्ट बाय जैसे मैं था, वो तुम्हारा होता है स्ट्रॉन्ग रूम जहाँ पे हथियार जिसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। तो जहाँ मेरी कंपनी थी, हम जंगल के अंदर थे, ना रास्ता था, रोड कुछ भी नहीं था, हेलीपैड कुछ भी नहीं था हमारे आस-पास, जंगल था। तो हमारी जो कोत थी मेरी कंपनी की, वो बटालियन हेडक्वार्टर में थी। बिकॉज़ ना तो मेरे पास जगह थी, हम जितने लोग थे अपने हथियार के साथ सोते थे। ना स्टोर करने की जगह, लकड़ियों के वो बना रखे थे यार, टेम्पररी सैंड बैग के कमरे बनाए हुए थे टिन शीटें डाल के। तो ना तो हमारे पास स्टोरेज, क्योंकि कोत का मतलब फिर आपको उसके ऊपर गार्ड बिठानी पड़ती है। अगर कोत में 2 हथियार भी पड़े हैं, तो बाहर आपको 2 और 6 की गार्ड, 8 बंदे रात को, दिन के टाइम 4 बंदे ड्यूटी। इतने आर्मर में इतनी लग्ज़री नहीं है, हमें ऑपरेशन बाहर करने जाना है कि अंदर देखते रहना है। तो व्हाटएवर आप यू हैव यू कैरी। हाँ, हाँ, आप छुट्टी जा रहे हो, नीचे बटालियन हेडक्वार्टर पहुँचे क्योंकि वहाँ पे रोड थी। वहाँ अपना हथियार जमा कराया और वहाँ से आप बस में बैठे और छुट्टी निकल गए, श्रीनगर निकल गए, वहाँ से जो भी बाई एयर जब जैसे भी जाना है। वापस आए छुट्टी से, बटालियन क्वार्टर पहुँचे, हथियार इशू करवाया अपना वापस और ऊपर कंपनी में आ गए। तो अकाउंटिंग हो रही है। अब किसी नॉर्मल बटालियन में या यूनिट में आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक कंपनी कमांडर है जिसकी कोत उससे 30 किलोमीटर दूर है और वो पूरे टेनर में गया ही नहीं उधर, जा ही नहीं पाता। उसको अपना कंपनी संभालनी है कि वहाँ जाके बाकी जो एमिनेशन सप्लाई आपका कैसे आता था ऊपर? वो क्या होता है कि जब आप हथियार इशू करते हो ना, साथ में एक ऑन वेपन स्केल होती है, जैसे 3 मैगज़ीन है सपोज़। वो तो जब हथियार इशू करके जवान लेगा तो साथ में मैगज़ीन लेके भर के ले आएगा। उसके अलावा फिर हर लेवल पे, कंपनी लेवल पे, नीचे प्लाटून लेवल पे रिज़र्व्स होते हैं। वो कंपनी के अंदर होते हैं स्टॉक्ड डिब्बों में। और जब आप अम्यूनिशन फायरिंग में जाते हो, ऑपरेशन स्टार्ट होता है, इसलिए रीइंफोर्समेंट्स आती हैं कि जो आपके पास वो 90 राउंड या 100 राउंड है, वो आपको इनिशियली 2 ढाई घंटे का रोक के रखते हैं। और हर बंदा हर टाइम फायर नहीं कर रहा, देख के फायर करते हैं। ये अच्छी फायर डिसिप्लिन तो यही है कि आपको टारगेट दिखता है तो फायर करो। तो अगर ऐसा डिसिप्लिन हो और 10 बंदों की टुकड़ी ने अगर 3 मिलिटेंट 4 घेरे हुए हैं, तो आप वो 90-90 राउंड से आप पूरी रात निकाल सकते हो, अगर वेस्ट ना करो। और फुर्र दिवाली बनाओगे तो फिर तो खत्म हो जाएगी। इतने में फिर जो पहली रीइंफोर्समेंट पीछे-पीछे आती है, आपका अम्यूनिशन सबसे पहले आता है। खाना-पानी बाद में आता है, कई बार नहीं भी आता है, अम्यूनिशन पहले आता है। तो वो अम्यूनिशन की सप्लाई, कंपनीज़ हैव देयर ओन डंप्स, बटालियन हेडक्वार्टर के पास अपना डंप है। अगर कंपनी का अम्यूनिशन ऑपरेशन, लंबा ऑपरेशन चल पड़ा और वहाँ फायरिंग वायरिंग शुरू हो गई, और कंपनी कमांडर का जो क्वार्टर मास्टर है वो बटालियन के क्वार्टर मास्टर को बोलता है, "भाई मेरा तो अम्यूनिशन अभी आज इतने डिब्बे निकल गए, इतने बचे हैं।" तो पीछे से अम्यूनिशन आ जाता है और बटालियन के पीछे फिर फॉर्मेशन डंप है। तो अम्यूनिशन वगैरह का कोई वो इशू नहीं होता। ये होता है कि कई जगह क्या हो जाता है कि खासकर जो हमारी सिख बटालियन थी ना, सिख बटालियन, सिख एक कल्चर, पंजाबी कल्चर डिफरेंट है। तो कांटेक्ट हुआ, फायरिंग शुरू हो गई। आप जा रहे थे जंगल में, आगे से आमने-सामना हो गया। होता क्या है कि आगे वाले 4 2 या 3 बंदे, और ऐसे होता है वो एंगेजमेंट, ऐसे वाली जो फ्लीटिंग एंगेजमेंट्स बोलते हैं। वो आ रहे हैं, उनको उम्मीद नहीं है आप आगे ऐसे आओगे। आप जा रहे हो, आपको उम्मीद आपको नहीं है। कंफर्म नहीं है कि वो आ रहा है। अब जंगल छान रहे हो, आमने-सामने आ गए, तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने अगर पहले देखा तो दे विल ओपन फायर। तो आप अपना ड्रिल करते हो, आप आड़ पकड़ते हो, फायर बैक करते हो। अगर आपने पहले देख लिया तो आप ओपन फायर करोगे। लेकिन अब क्लासिकल एम्बुश लगाने का किस्मत है तो आपको इतना होगी, वहाँ से टेररिस्ट आ रहे हैं, उन्होंने आपको देखा ही नहीं, 50 और मीटर दूर है और आपके पास इतना टाइम मिल गया कि आपने एक एम्बुश लगा दिया, हॉर्स-शू टाइप टाइप आने दो अंदर किलिंग एरिया में। पर ऐसा टाइम होता नहीं, मिलता नहीं इतना, क्योंकि जंगल में, रजवार में इतनी ज़्यादा अंडरग्रोथ है कि दिखता ही कुछ नहीं है 10 मीटर के आगे। तो फिर आप क्या करते हो कि ये फ्लीटिंग एंगेजमेंट में होता है, जिसको ठुक गया, उसके बाद आप जंगल ही छानते रहते हो। अगर वो भाग गए तो वो अपनी जान के लिए भागेंगे, हम तो भागते नहीं।
तो उस समय क्या होता है सिख ट्रुप्स में, जब वापस आते हैं ना, तो काउंट होता है भाई कितना एम्यूनिशन फायर हुआ। तो वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अब एम्यूनिशन के खाली नॉर्मल बटालियंस में क्या होता है पीस खाली में शेल दिखाने पड़ते हैं। पूरे गिनने पड़े, वहाँ ऐसा कोई वार अकाउंटिंग है, गिर गए। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो सबसे पीछे है, जो कॉन्टेक्ट में आया ही नहीं, चलो उसने भी फायर कर दिया। क्यों? जब वो वापस आता है ना तो कंपनी पूछता है, हाँ ओए हरमीत किन्ने फायर किते? तो ये मैंने तो कितने, हाँ डरपोक। तो सिख ईगो, पंजाबी ईगो सामने आ जाती है कि ऐसी की तैसी, मैं जिधर मर्जी हूँ, मैंने फायर करना है, ये ना कोई बोले कि मैं फायर नहीं किया। किस पे? तो दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स व्हिच हैपन, देन यू हैव टू टेल देम कि तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो फायर नहीं करने में। आपकी गोली निकली, वो भारत सरकार के पैसे की गोली, उसको जाके आगे टारगेट होना चाहिए ठोकने के लिए। वेस्ट मत करो, ऐसे मत करो। फिर कई बार एम्बुश में बैठे होते हो और भालू आ गया या लेपर्ड आ गया। अब भालू और लेपर्ड तो निकल जाते हैं, ये लाल भालू होता है ना ब्राउन वाला, वो थोड़ा बेवकूफ टाइप, वो नहीं मानता। ब्लैक वाला देख के निकल जाता साइड पे, चल नहीं, हाँ अगर माँ है साथ में बच्चे हैं तो शी बिकम्स वेरी अग्रेसिव। जब आप जंगल में जा रहे हो और वहाँ पे वो बैठी हुई है, उसने बच्चे दिए हुए हैं, जैसे नेचुरली मदर्स का होता है इंस्टिंक्ट, तो वो अटैक करती है। आपने हिमाचल में बड़े वीडियोस देखे होंगे लोकल्स के, किसी का यहाँ से नाग छीला वो होता है। तो लेकिन जब ब्राउन बियर आता है ना, और जो ब्लैक बियर अगर अटैक करने भी आता है ना, तो हम लोग उसको मारते नहीं है, उसके सिर के ऊपर फायर कर देंगे हवा में, लेफ्ट राइट करेंगे, भाग जाता है डर के मारे। ब्राउन नहीं भागता, उसको फायर करो उल्टा आता है यार और ऊपर। तो ये सारे इश्यूज हैं, लाइक आप कह रहे हैं ना कि कई चीज़ें पता नहीं चलती, ये डे टू डे की चीज़ें हैं ना। जब आप कंपनी कमांडर हो और आप एम्बुश में नहीं गए हो जिस दिन, क्योंकि एक हफ्ते में कंपनी कमांडर इज सपोज टू गो वंस और ट्वाइस आउटसाइड। पहले क्या होता है, जब कंपनी कमांडर जाता है ना, तो पहले वो चप्पा चप्पा पैदल चलता है पूरे इलाके का। अगर 22 स्क्वायर किलोमीटर है, 3 दिन लगेंगे। एक दिन में जाएगा, एक इलाका देख के वापस आएगा, दूसरे दिन जाएगा। पहले दिन में देखता है एक एक चप्पा चप्पा, फिर वो रात को देखता है। तो 1 महीने से ऊपर लग जाता है उसको अपना टेरेन देखने में, बिकॉज आरआर में नक्शे यूज नहीं होते, ब्रीफिंग नक्शे भी नहीं होती। अगर मैं कंपनी कमांडर हूँ और मैंने अपनी एम्बुश भेजना है, तो मैं अपने उसको एम्बुश कमांडर, जेसी होगा, एनसी होगा, यंग अफसर होगा, उसको ये नहीं कहूँगा ग्रिड रेफरेंस 4 5 6 7 8 पे जानना। उसकी ब्रीफिंग होती है, वो फलाना अखरोट का पेड़ वहाँ पे, उसके बगले में पानी का चश्मा, उसके ऊपर वो देयार के 2 पेड़ लंबे वाले, उसके नीचे एम्बुश लगना है। तो हर बंदे स्पेसिफिक, को वेरी स्पेसिफिक। यहाँ ऐसे हाथ में होता है अपना नक्शा, मतलब ही नहीं, नक्शा तो खोलते नहीं हम लोग। उधर वीआईपी भी कोई, मेरे वीआईपी कोई नहीं आया, क्योंकि वहाँ कोई आते नहीं था, सिर्फ सीओ आते थे महीने में एक बार। हम तो बिल्कुल ही फॉरगॉटन वाली फौज थी। बट दिस वॉज अ ट्रेंड। वो ठीक है, ऑप्स रूम में आपने नक्शा सजा रखा है, वी नेवर यूज्ड टू रेफर टू इट, ना जवानों को समझ आती है। और इसलिए जब अफसर नया कंपनी कमांडर आके जब एरिया देख रहा होता है, तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ पुराना कंपनी कमांडर भी होगा, पुरानी टीम भी होती है, और जो नए रिक्रूट पिछले 2 हफ्ते में आए होते हैं वो भी साथ में होते हैं। तो सारे इकट्ठा देखते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। लाइक मेरे को अपनी पुराना कंपनी कमांडर बोलेगा कि सर इस पॉइंट को ना हम कहते हैं लाल चिड़िया, वट एवर कोड। तो जो साथ में नए रिक्रूट हैं, उनको जो पुराने सोल्जर हैं, उनको भी बता रहे हो कि इस चीज़ को हम लाल चिड़िया बोलते हैं। कल को जब मैं बोलूँगा लाल चिड़िया 6 महीने के बाद, तो वो नए रिक्रूट तो 6 महीने पुराने हो चुके होंगे, मैं भी 6 महीने पुराने हो चुका हूँ। तो एवरी पेट्रोल विच गोज आउट। और ये भी एक चीज़ और आप देखें कि जब आरआर में आप आते हो, तो सबसे पहले आपको इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाती है, जो कि फोर्स लेवल पे होती है, फोर्स हेडक्वार्टर लेवल पे। एक जिसको आप कह सकते हो वॉर स्कूल बोलते हैं जिसको, बैटल स्कूल। तो 16 कोर का नौशहरे के पास है, 15 कोर का खरू के पास है। तो केयों को कोर्स बैटल स्कूल में भेजा जाता है, केयों को फोर्स बैटल स्कूल में जाता है। तो एक में जाना ज़रूरी होता है। बेसिकली वो ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई नई चीज़ सिखाएंगे, आप टैक्टिक्स, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन चेंज आप करना है। पीस से आ रहे हो। आई वॉज लकी कि मैं नहीं गया, मेरे सीओ ने, मेरा तो कश्मीर में, आई थिंक दैट वाज 5th जनरल, तो सीओ ने बोला यू विल नॉट गो, यू डोंट नीड टू गो। बट 99 पॉइंट, अभी तो 100% ही मान लो, सब जाते हैं। तो वो ओरिएंटेशन करके वो कंपनी में आते हैं। तो कंपनी में भी जब आप शुरू में उनको डिप्लॉय करते हो, तब इंश्योर करते हो कि अगर 10 बंदों की टुकड़ी जा रही है बाहर, तो उसमें 6 पुराने 4 नए, और हम बड़ी पेयर में ऑपरेट करते हैं हमेशा। तो 5 बड़ी पेयर, 4, जैसे मेरी टीम थी, हम 4 बड़ी पेयर होते थे, मैं, मेरा बडी, एक पेयर हो गया, और 3 बड़ी पेयर और। तो ये ऐसे करके जो मैं बता रहा कि जिस दिन कंपनी कमांडर बाहर नहीं गया, जब एक बार सेटल हो गया, सब चलना शुरू हो गया, तो हफ्ते में एक बार तो कंपनी कमांडर रात को एम्बुश पे जाते ही जाता है,
बाकी कहीं भी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन है, कोई भी बड़ा स्केल का इनकाउंटर हो गया, आपकी पार्टी बाहर एम्बुश पार्टी या पेट्रोल पार्टी उसका कांटेक्ट हो गया, तो आपको तो रश करना ही है, वो तो आपको बनता ही है। बट अगर सपोज 15-20 दिन कुछ नहीं हो रहा, तो हफ्ते में आप एटलीस्ट एक रात बाहर जाते हो। तो वो जो रात बाहर जाते हो ना आदि, दैट इज मोस्ट कंफर्टेबल रात। क्यों? सब कुछ आपके आप सामने हो रहा ग्राउंड है। पे हो, आपकी पार्टी लगी हुई है, और एक जो अगर मैं कहता हूँ 120 की कंपनी है, 120 की कंपनी का मतलब 30-40 लोग अवेलेबल नहीं होते, छुट्टी गया है, कोई 25% कुछ छुट्टी पे होते हैं। कोई सिक है, कोई कोर्स कर रहा है, कोई दूसरे बटालियन क्वार्टर में, जैसे कोत मेरी वहाँ है तो वहाँ 3 बंदे लगे हैं कोत को संभालने के लिए, कोई और फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स में। तो आज आके आपके पास ना 60 से लेके 80 के बीच में स्ट्रेंथ बचती है। और आरआर में छुट्टी बड़ी प्यारी प्लान होती है, छुट्टी जाना कंपलसरी है। ऑब्वियसली हैज टू डिस्ट्रेस ना। बाकी जगह एक इन्फेंट्री डिवीजन कश्मीर में जाएगी तो बोलेगा यार छुट्टी कम कर लो, हमने खुद भुगता वो टाइम, यार एक ही महीना चालो यार। आरआर में इट्स मेड श्योर कि यू गो फुल 45 2 days। महीने की, और एक जो सेकंड स्पेल है वो आप कैजुअल लीव का 20 दिन या 14 दिन काट के आओ जबरदस्ती। और आरआर में आपको अलाउंस मिलता है, वहाँ पे जब तक आप ऑपरेशनली डिप्लॉयड हो एक्स्ट्रा रिस्क अलाउंस मिलता है। तो वहाँ क्या है कि जो अगर आप ये 60 या 70 की फिगर लेके चलें, तो जो आपकी जैसे मेरी आइसोलेटेड पोस्ट थी, आसपास कोई नहीं था 10 किलोमीटर के राजगीर में, तो ये पक्का अपना एक सर्कुलर सी बना रखी है कंपनी ऑपरेटिंग बेस जंगल के अंदर। तो इतना तो आप मानोगे कि 4 डायरेक्शन में आप 4 पोस्ट तो लगाओगे मिनिमम। मिनिमम। फिर एक आपका गेट बनाया होता है, एक रियर गेट, फ्रंट गेट, तो कर करके 5-6 पोस्टें कंपनी में हो जाती हैं। इंटरविजिबिलिटी भी होनी चाहिए पोस्ट की, उसमें 2-2 बंदे। 2 बंदे एट वन टाइम। और बढ़िया है। फिर मतलब रात को आपको उस पोस्ट के ऊपर 8 बंदे होने चाहिए, जो तो 2-2 आपकी घंटे की एक ड्यूटी। कंपनी तो वहीं बैठी है। देखो ना, अगर आपकी 4 पोस्ट है तो 8 चौका 32 हो गए, आपके पास मैन पावर है 60 या 70 मान लो, बचे कितने 40। तो आप खींच के 30 से 40 लोगों को रात को बाहर भेज सकते हो एम्बुश के लिए। तो इसलिए 8 से 10 बंदे की टीम जाती है। जो वहां पर बैठा है, ही सिटिंग विद हिज टीथ एक्सपोज्ड यार। कौन जो बाहर गया है? नहीं, जो अंदर बैठा, बाहर गया वो तो ठीक है, वो तो रिस्क में है। हाँ, जो उधर अंदर बैठा है, जो बचा हुआ है एक आधा, जो 5-6 बंदे अंदर बैठे हुए हैं, प्लस द सेंट्रीज, वो तो दे आर सिटिंग विद। तो नॉर्मल आर कंपनी में रात को पता क्या सीन होता है कि एवरीबडी इज आउट, और ये जो 4 पोस्टें हैं, 5 पोस्ट हैं, जिसपे 7-8 लोग हैं पर पोस्ट, तो 30-35 जो लोग हैं वो सारे ड्यूटी पे हैं। अंदर बिस्तर में सोने वाला कोई नहीं होता। दैट्स दोस गाइस आर रियली जबरदस्त एक्सपोज्ड। हाँ, हाँ, नहीं तो अपना बंकर बुंकर बनाया होता है उन्होंने, बट दे नो कि उनके पीछे कोई भी नहीं है। कुछ नहीं अगर है अगर पीछे। आगे आगे अटैक आ गया आपके ऊपर, फिदाइन आ गया या हो गया, तो आपको लड़ना है, क्योंकि दूसरी पोस्ट है वो आगे पीछे देख रही है, अंदर रिजर्व होते ही नहीं, बड़ी आदमी 2-3 कुक वगैरह, वो एक आधा जेसीओ। फिर अगले दिन क्या होता है, जो आज रात को सो के आया, बाहर जाग के आया पूरी रात एम्बुश में, तो सो अभी क्या उसका है। मतलब जाग के आया, उसको अब अगले दिन तो रात को फिर भेजोगे 4 दिन बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो क्या होता है कि वो अगले दिन उसको अंदर रख लेंगे, और जो रात को ड्यूटी पे यहाँ था, सोया तो ये भी नहीं था, पर रात को ड्यूटी में क्या फ़र्क होता है कि आप 2-2 घंटे की ड्यूटी देते हो। एक बडी पेयर 2 घंटे, हाँ, फिर रेस्ट करता है, फिर 2 घंटे। तो जब बड़ी किल्लत होती है मैन पावर की, तो हम कहते हैं यार 6 बंदे हो तुम, 2-2 घंटे करके आपस में बाँट लो, 2 बंदे एट वन टाइम, तो अपने मैनेजमेंट कर लेते हैं। आइडियली क्या होना चाहिए, 8 बंदों की गार्ड। तो एवरीबॉडी गेट्स हाँ, रेस्ट इन शाम द। को लास्ट लाइट से शुरू होती है। जब स्टैंड टू होता है ना, रात को गार्ड का जो टाइम है, स्टैंड टू होता है शाम को, जब हर बंदा अपने वहाँ हमने बनाए होते हैं बंकर मोर्चे के, अगर अटैक आ गया हमारे ऊपर और हम सारे अंदर हैं सपोज, तो कैसे टैकल करना है। तो वो लोकेशन फिक्स होती हैं, छोटे छोटे पिट पुट खोदे होते हैं, और सामने फेंस लगा हुआ है डबल, बीच में माइंस, बिजली की तार, वो सब होता है। लेकिन जब स्टैंड टू मतलब शाम को अगर 6 बजे स्टैंड टू हुआ, तो शाम को 6 बजे से लेके अगले सुबह 6 बजे स्टैंड टू दोबारा होगा फर्स्ट लाइट पे। तो वो जो 12 घंटे में ये 8 बंदे ड्यूटी देंगे, और 8 मतलब 4 पेयर है, 12 घंटे हैं, 4 पेयर है, तो उस टाइम को बांटा जाता है। तो फिर क्या होता है कि अगले दिन आप क्या करते हो, जो रात को यहाँ बैठे थे, इसका मतलब जो रात को ड्यूटी दे रहा है उसको सोने का टाइम भी मिल रहा है, 2 घंटे ड्यूटी दे रहा है, 2 घंटे आंख बंद कर रहा है। जो एम्बुश में बैठा वो तो जगा हुआ है, तो अगले दिन वो अंदर रहेगा और ये पार्टी ये बाहर तो जाएगी। रोटेट हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है, कंपनी कमांडर एक होता है, दूसरा अफसर होता नहीं 99%। तो वो तो रोटेट होते रहते हैं। फिर लेफ्टिनेंट्स नहीं होते नीचे। बड़े कम कैप्टन, मैन पावर शॉर्टेज है ना,
एक घातक प्लाटून में निकल जाएगा, एक एडजुटेंट है, एक क्वार्टर मास्टर है। कंपनी में तो वैसे तो कम से कम 4 अफसर होने चाहिए, इतने होते नहीं। बटालियंस में शॉर्टेज है, यहाँ भी शॉर्टेज है। तो जब इंटेंस ऑपरेशन का टाइम आता है ना, दैट इज़ मार्च से लेके अक्टूबर एंड तक, उस टाइम ये होता है कि आज यहाँ पे फायरिंग होगी, कल वहाँ कॉन्टैक्ट हो गया, परसों वहाँ कॉर्डन हो गया, एक बटालियन ऑपरेशन है। तो मैन पावर तो आपने रोटेट कर ली, आप तो एक ही हो, तो आप इधर भी भागोगे, कंपनी कमांडर उधर भी भागेगा, उसने इधर भी जाना है, वो वापस आके उसने छुट्टी पार्टी को करना है, उसने चिट्ठियाँ आई हैं उनको पढ़ना है, जो इंटेलिजेंस समरीज आती हैं वो पढ़ के फिर जवानों को सुनानी है। दैट्स अ रीज़न कंपनी कमांडर से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते आरआर में। सीईओ से सुबह शाम बात होती है, वो अपना अपडेट देता है, ऑपरेशन जो प्लान है रात का वो बताता है, और सीईओज नो कि इनको तंग करने की इनके पास टाइम ही नहीं है इनको तंग करने का। इसीलिए जब लोग कहते हैं अग्निवीर क्यों आया, तो ये बात आती है। क्या बात आती है कि आपने 70 में से 40 बंदे बाहर डिप्लॉय करके हैं एम्बुश रात को, वो बेस्ट है आपके। जो 30 पीछे बचे हैं ना, वो बेस्ट नहीं होते। कोई टेक्निकली साउंड नहीं होता, कोई शायद ओवरवेट हो, चाहे किसी को नया चलने होता में है, नया होता है। तो अगली रात क्या करोगे किसी को आप? छोटी इंजरी हो रखी है। अगली रात क्या करोगे? आइडियल तो क्या है? आइडियल ये है कि 40 वाले भी तगड़े फाइटर हों और अंदर वाले 30 भी फाइटर हों, ताकि इनको स्विच करने में प्रॉब्लम ना हो। ये फैसिलिटी अग्निवीर ने दी है कि सीईओ के पास अब जो टॉप 25 उसने सेलेक्ट करने हैं 100 में से, वो तगड़े हैं। और ये चीज़ लोग नहीं समझते बाहर तो बैठ के। एक एक उसके बाद रेडिंग पार्टी रेडी हो जाती है। तो उसके पूरा प्रोफाइल चेंज हो गया ना। करेक्ट। देखो किसी भी में ना, किसी भी यूनिट में 40% मैन पावर ऐसी होती है जो कि बेस्ट नहीं होती, जिसको आपके डेफिनेशन में बेस्ट कहा जाए ना, 40% नहीं होती। वो लोग हैं जो, अभी तो बंद हो गया, बीच में रिश्वत वाला सिस्टम चला था, काफ़ी करप्शन रिक्रूटमेंट में स्टार्ट हुई थी, सबको पता है, मीडिया में आया। जो पैसे दे के आए, जो फौज में इसलिए आए कि 15 साल नौकरी करनी है, उसके बाद हमने गल्फ में चले जाना है, इधर पेंशन आ जाएगी, उस माइंडसेट से जो लोग आते हैं, पैसेंजर्स कहते हैं हम लोग को। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, फौज में नहीं, दे आर एवरीवेयर। बट प्रॉब्लम ये है कि जब मैं एज ए कंपनी कमांडर, मेरे पास जब बंदे ही 60 अवेलेबल हैं, तो 60 में से भी अगर आधे या 30 ऐसे हैं जिनको आप ग्रेड 2 पे रखना देखते हो, और 30 बचते हैं फाइटर, तो आप उन 30 को कितना रगड़ोगे यार? 3 साल के टनर में 3 साल तो उनको बाहर नहीं रख सकते ना। दैट्स अ रीजन आवर जवान एक्चुअली डाई वेरी यंग, रिटायरमेंट के बाद। तो रात को जब बॉडी को रेस्ट चाहिए होती है ना, जब उसने आपके अंदर क्लिनजिंग होनी है, लीवर ने डिटॉक्सी होना, वो आप जागे हो ड्यूटी पे। दैट्स व्हाई यू फाइंड many Jawans who retire at the age of 35, 36, their chapter is closed by 60. तो एज लॉन्ग देर अलाइव वो बड़े फिट नजर आते हैं, लेकिन अंदर से वो टूट चुके होते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। नॉर्मल बटालियंस में क्या है कि आप 2 साल फील्ड में रहे, 2 साल पीस में आए। पीस भी लाइफ हेक्टिक है, बट तो रातें कंफर्टेबल होती हैं, यू कैन स्लीप, फैमिली को ले आती हो आप, जो मैरिड है। वहाँ तो है ही नहीं, वहाँ तो हार्ड एक्शन। ऑन गोइंग। तो मैं क्या कह रहा है, जिस दिन आप बाहर हो ना, उस दिन अच्छा होता है। यू आर देयर, आपका एम्बुश पार्टी लगी है, आपके लेफ्ट में दूसरी एम्बुश पार्टी, तो आपकी 4 पार्टीज हैं आपके विद इन स्ट्राइक डिस्टेंस, क्योंकि एम्बुश प्लान पे लगते हैं ना, कौन सा इलाका होगा। जिस दिन आप नहीं गए एम्बुश पे, दो ज़्यादा बड़ी टफेस्ट नाइट्स फॉर कंपनी कमांडर। क्यों? आपके बगल में रेडियो सेट बड़ा होता है, जिसमें चारों जो एम्बुश बाहर गए हैं उनके चारों के कमांडर उस पर नेट होते हैं। अब वो वहाँ से बात नहीं कर पाते, बस जंगल में आप नहीं बोल सकते हेलो लीमा 1 2 3, वो बोलेगा साहब साहब, विस्पर में बात करता है। तो यू शुड बी अलर्ट इनफ टू पिक अप इज विस्पर। अगर सो गए खरांटे मार रहे रात को दारू पी के, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो होल नाइट यूर अवेक, बिकॉज वेन एवर दे टॉक टू ईच अदर और दिस गाय रिपोर्ट टू यू, वो आप सुनाई दे रहा है, भालू आ गया, लेपर्ड आ गया, एक लाइट दिखी बड़ी दूर है, क्या करना है। सो नाउ यू आर अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्शन, इन द सेंस कि But your mind is there. माइंड इज देयर, एंड यू मॉर्निंग में जब वो लोग वापस आते हैं, दे फिजिकली टायर्ड, यू आर मेंटली फटीग्ड। वो तो आगे सो जवानों का ये मजा होता था, वो आते हैं ना एम्बुश से, अब दिन को वो सो जाते हैं, उनका रेस्ट डे है, रात को पूरी रात बाहर थे, तो लंच तक सोएंगे, वो 5-6 घंटे आराम से सोते हैं, लंच के बाद उठ के फिर वो दोबारा अपनी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। तो कंपनी कमांडर हैज़ नो ब्रेक यार, उसको सुबह सीईओ से बात करनी है, शाम को सीईओ को ओके रिपोर्ट देनी है, दिन के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने हैं, सिविलियन जो आपको मिलने आते हैं। आपने जानबूझ के अपना एक बनाया हुआ था कि जहाँ सिविलियन आए, किसी को मलहम पट्टी चाहिए, छोटी मोटी दवाइयाँ चाहिए, रिमोट एरिया वाला,
छोटा किसी घर में शादी है तो मिल्क पाउडर ले जाओ, वो सब होता है। हमारी कैंटीन का बीच में ऑर्डर्स आते हैं कि आप कैंटीन की ये नॉन लिकर वाली चीज़ें भी बेच सकते हो। कभी ऑर्डर आता है, कभी नहीं होता। फिर हमारी वेट कैंटीन भी होती है, बनिया जो होता है उसके पास भी सामान होता है, तो लोग आते हैं और हम चाहते हैं वो लोग आएँ। वो आते हैं और इसी बहाने आपसे मिलते हैं और वो आपको फिर खबर देके जाते हैं। तो आप कंपनी कमांडर ऐसा भी नहीं हो सकता कि बोले कि यार मैं टोटल ऑपरेशनल हूँ, कि मैं बाहर ही रहूँगा, कि मैं आऊँगा नहीं। मैंने खुद किया हुआ, 3-3 दिन में वापस नहीं आता था। कई बार ऐसे लंबे ऑपरेशन चलते थे, बट कंपनी कमांडर का कंपनी के अंदर होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वहाँ पे सिविलियन गेट पे आते हैं, उनकी एक छोटी-सी हट बनी होती है इस साइड पे, जहाँ पे उनको लेडीज़ को आप अंदर नहीं आने देते कभी भी, सिविलियंस को भी पोस्ट के अंदर नहीं आने देते, पोस्ट के गेट के बगल में होता है। तो आपको पता है 10 बंदे आप बैठे हो, वो धूप सेक रहे हो, दिख रहा हुआ आया फलाना, आपको पता है ये बंदा मेरा है अपना, तो उसको फिर इशारा करते हैं तो वो पीछे से अंदर आ जाएगा आपके पास, जब आप नीचे चले जाओगे गपशप मारते-मारते। तो इंटेलिजेंस के लिए वो भी ज़रूरी है। तो आप दिन को भी नहीं सो सकते। सो इट ऑल लुक्स वेरी ग्लैमरस। आप ये सोचिए कि अगर आप आज कितनी खबरें सुनते हैं, आज इनकाउंटर होता है, 2 बंदे मरते हैं, उसके बाद 8-10 दिन बाद फिर कई इनकाउंटर होता है, कोई पुंछ में हो रहा है, कोई किश्तवाड़ में, कोई कठुआ में। बट लुक एट द बटालियंस विच आर डिप्लॉयड, विच 70 के आसपास डिप्लॉयड है आरआर बटालियन जम्मू कश्मीर में। इसका मतलब ये है कि एक बटालियन में कॉन्टैक्ट 6 महीने हो ही नहीं रहा आजकल। ऑर्गेनाइज्ड वॉर, हुँ? दिस है ना, वॉर इज एन ऑर्गेनाइज्ड वॉर, तो 6 महीने तो कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, पहले क्या था 90s में क्या था कि एक्शन वाज़ एवरी डे। 2000s में जब कारगिल ऑपरेशन के टाइम पे इन्होंने काफ़ी सारी इन्फिल्ट्रेशन कर दी, फ़ौज वहाँ लड़ रही थी, तो यहाँ काफ़ी सारे एलटीटी वगैरह या जैश-ए-मोहम्मद उसके बाद बने, सारे आए, तो एकदम से गर्म हुआ। लेकिन अभी जो कश्मीर में हालात हैं, अभी हालात ये हैं कि बहुत ज़्यादा टेररिज़्म की बहुत ज़्यादा लेवल डाउन है। डाउन का ये मतलब है कि आपकी एरिया में एक्शन नहीं हो रहा। एक्शन नहीं हो रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि आप दरवाज़ा बंद करके सो जाएँ। आपको रोज़ वैसे ही एम्बुश जो 90s में जाया करते थे, आज भी वैसे जाने हैं। बिकॉज़ अगर एक नमूना भी घूम रहा है आपके 22-24 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, तो वो भी नहीं घूमना चाहिए। कोई नहीं भी घूम रहा, तो कोई गारंटी थोड़ी है कि नेक्स्ट वाली बटालियन के एरिया से उठ के इधर ना आ जाए आज। तो अलर्ट लेवल उतना ही है, लेकिन किल्स नहीं हो रही, ऑपरेशन नहीं हो रही, और ये बहुत बड़ा फटीग होता है, मेंटल फटीग जवानों के ऊपर, ऑफिसर्स के ऊपर, कि रोज़ आप जा रहे हो, जंगल बैशिंग कहते हैं, घुटने तोड़ रहे हो अपने, तो जब बाहर जाते हो तो और 100 प्रॉब्लम्स हैं यार। इट्स नॉट ओनली आप सोए नहीं रात को, कोई गिर गया, बारिश हो रही है, कुछ स्नो हो पड़ रहा है, रही आगे है, जो ये बोले खाना है वो आप ठंडा लेके जा रहे हो, आप गर्म कर नहीं सकते, आग जला नहीं सकते, तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज कनेक्टेड। व्हेन यू गो फॉर एन ऑप सर, जैसे आप लोग जाते थे अपनी आरआर की बटालियन टिपिकली जाती थी, आप लोग जाते थे, व्हाट इज द काइंड ऑफ प्लानिंग दैट यू गो विद, कि भाई आप जैसे एक एक बंदा है वो किसी घर में, यू नो समबडीज हाउस, नॉर्मली वही होता है ना, किसी के घर में ही मिलते हैं ये लोग, उसके बाद कोई भागता हुआ वहां से बाहर निकलता है, भैया वो घर में बैठा है। 90% ऑफ ऑप्स मैंने वही देखे हैं, दे स्टक इनसाइड समवन्स हाउस, की या तो किसी से कुछ धमकाने आए हैं या कुछ करने आए हैं, व्हाटएवर दे कम फॉर। तो आपको जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, देन व्हाट डू यू डू? आई मीन दिस इज इन अ कंप्लीटली, आई मीन आपके टाइम पे तो डाउनटाउन श्रीनगर में भी होते थे ये सब, अभी भी होते हैं। इट्स नॉट दैट कॉमन एनीमोर, बट हाँ, बट हाँ होते तो है, अभी भी होते हैं। अभी तो ऑफ कोर्स इंस्टेंस वाइज तो अभी 10% भी नहीं होते। जैसे अभी किश्तवाड़ में हुआ, वो एक घर में था, ठीक है। उससे पहले वाला इनकाउंटर था, वो भी एक घर में था। ये दो जो भी उधमपुर के पास मारे हैं, वो तो एक केव में थे अंदर। तो हाउ डू यू प्लान? आई मीन ये घर है, अब इस घर में इसको, घर को, साले को सराउंड करना मीन्स यू हैव टू सराउंड नॉट जस्ट दिस बट द एंटायर विलेज। देखो क्या होता है, घर में आते क्यों हैं? 3-4 रीज़न है। एक रीज़न ये है कि वो जस्ट ड्रॉप्ड इन, वो इन्फिल्ट्रेशन करके आ रहे हैं, या एक गाँव से दूसरे गाँव में जा रहे हैं, उनका एक साथ में गाइड है और उनको लगता है कि वो लेट हो गए, सुबह होगी, रात को निकले, चलो ठीक है। जब पता चला आगे ऑपरेशन चल रहा है, तो किसी घर में बैठ गए। अब उनको रोकेगा कौन? बंदूक है उनके पास। दे में कम एंड गो आफ्टर फ्यू आवर्स। अब यहाँ पे आती है कंपनी कमांडर की नॉलेज ऑफ, पहला हमने देखा नॉलेज ऑफ टेरेन, कि कहाँ पे बरगद का पेड़ है, कहाँ अखरोट, बरगद तो होती नहीं, पेड़ अखरोट का पेड़ है। दूसरा नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन, दैट्स द तो मेन थिंग हर ना। घर का हमारे पास एक सेंसस रजिस्टर होता है। हम्म, इनफैक्ट इनको सेंसस करने की ज़रूरत ही नहीं है, कंपनी कमांडर को मिल लेना आगे, वो सबको बता देगा हर गांव का नक्शा, लेआउट। अगर मैं जहाँ पे था, मेरे नीचे 6 के 7 गांव थे, हर गांव का लेआउट मेरे पास था। कौन से मोहल्ले में किसका घर है वो मुझे पता था, किसके मोहल्ले में कौन से घर में का बेटा टेररिस्ट रह चुका है या गायब है,
या ड्रग शग लेता है और टेररिस्ट बनने का चांस सोच है। रहे हैं। ओजीडब्ल्यू कौन है, मेडिकल नोइंग पीपल कौन है, जिनसे रात को कई बार होता है कि बीमार हो गया टेररिस्ट जंगल में, तो उसको ले आते हैं उसके पास। कई बार इसको उठा के ले जाएंगे वहाँ पे, पर उनको लगता है ये हाइट कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, तो वो खुद ही आ जाते हैं। तो घर के अंदर आने के रीज़न बहुत हैं। सबसे बड़ा जो हार्ड रीज़न होता है, जो जिसको हमारे लिए मुश्किल होती है, वो है कि घर के अंदर अगर हाइड आउट है। क्या होता है कि ये आते हैं और जंगल में रहते हैं। टेरेन ही फेवर करती है यार। अगर जंगल ना हो कश्मीर में, पहाड़ी ना हो, जैसे पंजाब की तरह फ्लैट हो कश्मीर, तो ये अपने लोग तो छुप जाते हैं। सिख टेररिस्ट जो थे वो तो अपने थे, लोकल थे। पंजाब के अंदर अगर पाकिस्तानी आ रखा है, छुपना मुश्किल है। मुश्किल है। लेकिन जब पहाड़ हैं, जंगल हैं, खाइयाँ हैं, गुफाएँ हैं, तो ये घुस जाते हैं। सर्दियों में इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ ना पानी, जम जाता सब कुछ ऊपर जंगलों में। तो इन्होंने क्या किया होता है, सर्दियों के लिए हाइड बनवाते हैं घरों में। फिर वो हाइड बने, उसको यूज़ किया, फ़ौज को नहीं पता चला सपोज़, फिर वो हाइड बनी रहती है, उसके पैसे मिलते हैं घर वालों को, 2 ढाई लाख रुपए मेरे टाइम पे, आज से 20 साल पहले 2.5 लाख रुपए रेट था, बहुत बड़ा पैसा होता है गाँव में। तो वो हाइड ढाई बना के, लाख रुपए? हाँ, उस क्योंकि उसमें रिस्क है ना, वो घर भी उठ सकता है। तो वो जो हाइड बनी, वो यूज़ की, अब वो चले गए, लेकिन उनको पता वहाँ हाइड है। तो अगली बार जब भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे सर्दियों का मौसम काटना है, या कोई बीमार हो गया, या वैसे ही भाग रहे हो आप, जंगल में ऑपरेशन चल पड़े, वहाँ से निकले आप, नाले-नाले चोरी-चोरी आए वहाँ से। तो एक वो है, जिनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, भई ये हाइड्स बड़ी इंटेलिजेंटली बनती है, ढूँढना बड़ा मुश्किल होता है। हुँ। कई कमोड के नीचे, अलमारी के उधर से नीचे, किचन के स्लैब के नीचे फॉल्स से, सीलिंग्स इन दिस बड़े वे। हुँ। हैंड पंप के उधर, बड़े वो हर किस्म के होते हैं। फिर एक होता है जो लड़की के चक्कर में आते हैं, बिकॉज़ जिहाद अनहोली, मैं उसको हमेशा इसलिए कहता हूँ, लड़की-बाजी इनको पूरी चाहिए, बायोलॉजिकल अर्ज राइफ़ल हाथ में है, दादागिरी पूरी है, कोई रोक सकता नहीं, उसके लिए आते हैं। तो अगर आपके घर में हाइड है, तो 99% चांस है कि आप उसके ओजीडब्ल्यू या कोऑपरेट कर रहे हो, तो आपको पता नहीं, वो ना आपको बताएँगे घर वाले, ना वो बाहर में किसी को बताएँगे, चोरी-चोरी रहती है बात। लेकिन अगर आपके घर में लड़की के चक्कर में आया, देयर इज़ अ चांस कि घर का ही कोई बंदा दुखी होके, कि भाई मेरी वाइफ़ को तंग करता है या मेरी बेटी को तंग करता है, वो आते हैं यार। तो अब मैं क्या कहूँ, जब 90s में तो पूरा कंट्री साइड में जब उनका राज था, आरआर जब आई नहीं थी, कंट्री साइड में कौन-सी फ़ौज थी? तो उन्होंने कोई लड़की नहीं छोड़ी इन्होंने यार। शीश। ये जो लोग बड़े जिहादी, वो कहते हैं डीएनए चेंज कर दिया, डीएनए एक्चुअली चेंज हुआ 90s में। उनको कश्मीरी में सुनने में बुरा लगता है। मुस्लिम गर्ल्स आल्सो। वो थे ही मुस्लिम, और वो हिंदू कौन-सा था वहाँ पे? हिंदू तो भगा दिए थे पहले ही। यार देखो, ये सब ड्रामा है। धर्म-जुर्म, ये इनको बेसिकली, जब कश्मीरी लड़कों ने गन्स उठाई थी, सबसे पहले आकर उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड्स के हस्बैंड मारे थे, या गर्लफ्रेंड के फादर को धमकाया था मेरी शादी करा दे इसके साथ, या जिसके साथ लैंड डिस्प्यूट था, चाचे-ताए में आपस में गोलियाँ-वोलियाँ मार के ज़मीनें कब्ज़ा की थी। गर्लफ्रेंड के हस्बैंड? हाँ, शादी होगी ना, ठीक है। कई अच्छे ख़ानदान, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत फ़ेमस फ़ैमिली है पांपोर की, उनका एक बेटा इसलिए टेररिस्ट बना कि उनके घर की लड़कियों को, तब ये है कि अगर आपके घर में टेररिस्ट है, तो दूसरा टेररिस्ट नहीं आएगा, आपकी माँ-बहन को तंग नहीं करेगा, ये था इनका अंडरस्टैंडींग। तो वो लड़का इसलिए टेररिस्ट बना, आज वो दुकान चलाता है, कि वो उसके घर में टेररिस्ट ना आए। वो रिचेस्ट फैमिली थी अपने इलाके की, आज भी रिचेस्ट है, बहुत अमीर हैं वो लोग। उन्होंने अपना बेटा टेररिस्ट बनाया। टेररिस्ट बनाने के बाद उन्होंने फिर बीएसएफ से बात की, वहाँ बीएसएफ कैंप था, कि भाई इसको मारना नहीं, ये आपको खबर देगा, लेकिन आपके साथ अंदर सरेंडर नहीं करेगा, तो लोगों को पता चलना ये टेररिस्ट है। तो उस बंदे ने फिर काफ़ी टेररिस्ट मरवाए, सरेंडर नहीं किया। और हम जब उस इलाके में पहुंचे, तो मेरे एक बार उसकी गोली यहाँ से निकल गई थी, वो चाय पी रहा था अपने घर के बाहर बरामदे पे बैठ के, पड़ोस में, पता चला था दिन के टाइम पे। पर हम लोग पहाड़ी से उतरे, उसने देख लिया, भागा, तो गोली बगल से निकली, बाद में मिला था मेरे को। तो तब उसके फादर ने फिर बीएसएफ वालों को लेके हमारे साथ आया कि इसको छोड़ दो, ये हमारा बंदा है। तो ये तो इनकी जहाद है। तो क्या है कि जब आपको खबर मिलती है जिस भी सिचुएशन में, कि उस हाइड है, या उस घर में रुके हुए हैं, या उस घर में वो अपनी गंद मचाने के लिए, जो भी रीज़न है, तो वहाँ जिस कंपनी के इलाके का है ना वो टारगेट हाउस, पहला हक उस कंपनी कमांडर का है। क्यों? एक तो उसको नॉलेज है, हो सकता है खबर सीईओ को आए, कमांडर को आए सेक्टर में, कि फलाने गांव में, फलाने मोहल्ले में, फलाने बंदे के घर में टेररिस्ट बैठे हैं। अब सेक्टर वालों को तो पता ही नहीं, वो घर, बटालियन को पता है कि वो गांव हमारा ही है, लेकिन उस मोहल्ले का तो कंपनी कमांडर को पता है ना। उस मोहल्ले में मीर साहब का घर कौन सा है, वो हमें पता है, क्योंकि हमारा उनसे आना जाना, मिलना जुलना,
वो चलता रहता है। जब हम पेट्रोलिंग पे जाते हैं कंपनी कमांडर्स, तो उसमें ये भी फ्रेटरनाइजेशन भी होता है। आप जाते हो किसी घर में, किसी ने बोल पड़ गया, उसके बरामदे में, आप कोशिश करते हैं घर के अंदर ना जाए, बाहर बैठे, किसी ने चाय जिद की, सरपंच जैसे जो मोअज़्ज़िज़ लोग होते हैं, कोई डॉक्टर है गाँव का पढ़ा लिखा, कोई आर्मी ऑफिसर है, या ऐसे जैसे त्राल में था, तो उनके घर में हम बैठ के चाय भी पी लेते हैं बाहर, नून चाय पे गपशप चलती है। तो मगर आज अगर आपके घर में बैठे हैं तो 2-3 दिन बाद मैं आपके पड़ोस के घर में जाके बैठूँगा। फिर मेरे को सबसे बैठना पड़ता है, दुकानदारों से मिलना पड़ता है, बेकरी वालों से, हाँ भाई ऐसे। तो जब खबर मिलती है ना, तो प्लान ये होता है बेसिकली कि आपने उसको पहले आइसोलेट करना है, ये करके कि यहाँ से बंदा निकले ना। तो 90s में क्या था, उसको हम बोलते हैं कॉर्डन सर्च ऑपरेशन, कैसो। कैसो वाज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। ऑर्डर ऑफ द डे इन द सेंस कि टेररिस्ट बहुत थे और लोकल थे 90s में। तो वो आ जाकर अपने घर, अपनी गर्लफ्रेंड के घर, अपनी शादी की हुई गर्लफ्रेंड के ससुराल, हर, हाँ भैया बंदूक है आपके हाथ में यार। तो वो आते थे मुंह मारने, और फिर वो घेरे में आए तो क्या होता था, पूरा गांव घेर लेते थे। और ये कैसो, लार्ज स्केल कैसो सिटीज़ के अंदर बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन गांव के अंदर जिसमें 150 घर हैं, तो एक रात को, मतलब मिडल ऑफ द नाइट, यू गो एंड यू ले अ आउटर रिंग कॉर्डन। और जैसे जैसे सुबह होने से पहले एक इनर कॉर्डन होता है जो गांव के बिल्कुल पेरीफेरी पे आता है। तो एक आउटर कॉर्डन जो बाहर बैठा हुआ है, ये तो मल्टीपल कंपनी अफेयर हो गया सर। हाँ, कैसो तो एक कंपनी के बस का होता है नहीं। कैसो अगर लगाना तो बटालियन की हिम्मत, तो पूरी ब्रिगेड इन्वॉल्व हो जाती है, 3-3 बटालियंस डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द विलेज। एंड आई हैव सीन कैसोज व्हिच हैव कैरिड ऑन फॉर 3 डेज। शीज। 3 दिन 3 रात। रात को आज जब गए हो आप, पहले आपने आउटर कॉर्डन लगाया, फिर आपने इनर कॉर्डन लगाया, सुबह अनाउंसमेंट की, सारे जेट्स को उठा के बाहर निकाला, गाँव खाली कराया, उनको बैठने के लिए जगह बनाई, उनके लिए लंगर लगा, उनके लिए डॉक्टर आया, और वो 3 दिन वहीं पे बैठे। अंदर कौन है? लेडीज़, गाँव के अंदर लेडीज़। फिर सर्च पार्टीज बनती हैं, गांव के अंदर एरिया को बांटा जाता है। एवरी सर्च पार्टी इज लेड बाई एन ऑफिसर। बड़ी ही कष्ट हो जाए तो जेसीओ, अदरवाइज ऑफिसर, और उसके साथ जाता है गांव का एक रिस्पेक्टेड बंदा, हर पार्टी के साथ, कभी कभी 2, क्योंकि अब क्या है, अंदर लेडीज़ हैं और आप पार्टी लेके जा रहे हो सर्च करने, कल को आपके ऊपर एलिगेशन लग गया जी रेप हो गया, तो वो बंदा खड़ा होता है। आप एक घर सर्च करते हो, घर में लेडीज होती है, उसको ख़त्म करने को पूछते हैं, भाई कोई कंप्लेन है देख ले, वो बोलेगी देखेगी नहीं, सब ठीक है। वो ओके बोलेगी, वो जो सरपंच होता है वो साथ में साइन करता है, फलाना घर सर्च किया, फौज है मेरी प्रेजेंस में, कुछ नहीं है, फिर देन वी गो टू नेक्स्ट नेक्स्ट। तो जब 3 दिन बाद वो गांव खत्म हुआ, सर्च खत्म होती है, तो फिर एक पूरा सर्टिफिकेट लिया जाता है ओवरऑल सरपंचों से, जो पंच सरपंच सब, चौकीदार, नंबरदार, और फिर आप जाके वहाँ से निकलते हो। बट ये उस ज़माने में, क्योंकि टेररिस्ट की संख्या ज़्यादा होती थी, लोकल्स बहुत ज़्यादा टेररिस्ट होते थे, तो ये चलता था। बट दिस आल्सो कॉज लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, कि जिस गांव में आपका कार्डन लग गया, अगर तो एक दिन का है, तो शाम तक तो वहाँ ना बच्चा कोई स्कूल जाएगा, ना बाहर से कोई टीचर भी आ रहा है, स्कूल बंद, सब बंद। बट लाइफ कम्स टू स्टैंड स्टिल फॉर एज लॉन्ग एज दैट थिंग इज देयर। तो मिनिमम इज 1 फुल डे, मतलब रात को शुरू हुआ, अगला दिन पूरा, अगले दिन शाम को वापस आते हो। तो फिर एक विचार किया गया कि यार दिस कॉजेज लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू पीपल। एंड उसमें क्या है कि मैन को आप क्यों बाहर बैठा रहे हो, कि आपके साथ में बंदा होता है सोर्स, जो उस बंदे को पहचानता है, टेररिस्ट को। तो जब बंदे मैन आते हैं ना, दे वॉक इन टू दैट एरिया वेयर दे सपोज टू सिट, उनको चाय पानी उनकी आयश होती है वैसे, बट चलो बैठना पड़ता है पूरा दिन। दिस गाय कैन। हाँ, वो स्पॉटर होता है, वो गाड़ी छुप के मुंह नकाब पहन, वो देखता है, कहता है इसको साइड पे कर लो, ये इस गाँव का नहीं है। तो फिर हम उसको, उसका अलग इंटरोगेशन जो भी है वो अलग चल रही होती है। तो गाँव को खुश करने के लिए उनका मेडिकल, किसी को पूछो तो कश्मीर में हर बंदा बोलता है मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को हार्ट में दर्द है, मेरे को कान, तो डॉक्टर साहब होते हैं वो उनका फ्री में दवाइयाँ ववाइयाँ मारते हैं। तो वी यूज टू मेंटेन ए बैलेंस, लेकिन ओवरऑल इट टर्न्स आउट टू बी कि इनकन्वीनियंस बहुत कॉज होती है। तो फिर एक Obviously, किया आप गया कि फिर ऑर्डर्स आए कि अभी आप गाँव का कॉर्नर सर्च नहीं करोगे। बाई 2005-6 ना शुरू हो गया था कि यू विल गो फॉर पिन पॉइंट टारगेट। पिन पॉइंट में होता है कि इधर यू आर सो स्पेसिफिकली श्योर कि यही घर है, इस घर के इस कमरे में ऐसे अंदर है, तो आप उस घर को घेरोगे। लेकिन क्या है कि कश्मीर में एक, जैसे पुंछ हमारा, जो हमारे तरफ गांव का लेआउट कैसे होता है, जो जैसे मेरा घर है, मेरे घर के साथ किसी का घर की बॉडी बिल्डिंग की, जो हमारा एक तो फार्म है ना, फार्म के बीच में हमारा घर है, दूसरा घर जो है वो अगले फार्म के बीच में है, तो हमारा घर से घर टच नहीं करता। लेकिन कश्मीर में क्या है, जमीनें आपकी बाहर हैं, पूरे मोहल्ले हैं जुड़े हुए, डेंस, पतली पतली इतनी इतनी गलियां हैं। ठंड है ना, तो नहीं, दे लिव टुगेदर एंड दे वर्क इन द फील्ड्स।
हम थोड़े से ना खड़ दिमाग हैं पुंछ वाले, हम इकट्ठे रह नहीं सकते, लड़ते हैं हम एक दूसरे के साथ, तो हम अपने अपने में रहते हैं, जमीन चारों तरफ, बीच में घर बना बीच में रखा है। अपना घर, हमारे घर अकेला, कभी मेरे गांव में आना और 100 मीटर में कोई घर नहीं है। अब 100 मीटर कहने को कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत होता है जब रात को कुछ पड़ जाए विपता आपके ऊपर, टेररिस्ट आ जाए, कुछ हो जाए तो। ये तो सिंगल टारगेट है वहाँ पे तो। हाँ, अकेले रहते हैं हम लोग, अपना हथियार रखे हैं, जो अपने खुश है। हमारी थोड़ा कल्चर ही ऐसा है। कश्मीर का अलग है, कश्मीर में दे स्टे टुगेदर, और लैंड बाहर होती है इनकी, बाहर ऑर्चर्ड्स होते हैं। तो मिनिमम इफ यू आर वेरी श्योर, एंड अगर आपकी बहुत एक्यूरेट है तो यू कैन एक्चुअली गो एंड कॉर्डन ए हाउस, बट एक कॉर्डन घर में अकेले मुश्किल होता है, बिकॉज घर के साथ घर जुड़े होते हैं। तो आप लोकेलिटी 3-4 घर के लोकेलिटी को कॉर्डन कर लेते हो पहले। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप उस मोहल्ले को 15-20 घरों को कॉर्डन कर लोगे। और अगर ज़्यादा डाउट है तो डाउट के ऊपर अभी कैसो नहीं लगते, क्योंकि फिर आप पूरे गांव को करोगे कवर, पूरी रात उनकी खराब, रात को आपने आपकी खराब, सुबह सुबह उनको उठा के, अब देखो ना सुबह क्या होती है, फर्स्ट लाइट पे अनाउंसमेंट होती है मस्जिद के लाउड स्पीकर से कि कॉर्डन लग गया, बाहर आइए। और इनको सबको ड्रिल्स पता होती हैं, इतने साल टेररिज्म में रह के ना वो क्या बोलता है पता है, क्रैकडाउन 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 3 बार बोलता है उनका कोई गांव का एक मतलब, जा अनाउंस करके आ। क्रैकडाउन सुनते हैं, उनको पता क्या करना है कि सीधा आना है और बाहर गाँव के। अब वो टाइम है जब आप उस टाइम टॉयलेट जा रहे हो, नहाना नुहाना तो जो कश्मीर में इतना रिवाज नहीं है, बट अगर आप टॉयलेट जाने का टाइम है, आपको कुछ और करने का टाइम है मॉर्निंग में, और आपको एकदम से वहां पहुंचना है बाहर, बिकॉज अगर आप वहां नहीं पहुंचे और एक बार फौज अंदर आ गई, मेल इनसाइड द विलेज इज द टारगेट। तो आपको, जा तो आप बेड रिडन हो तो घर के अंदर हो, तो बंदा जो साथ में आएगा पहले बोल देगा साहब इसके घर में मेल है, सो रहा है, वो बीमार है, तो उसको आप देख सकते हो, उसको चेक कर सकते हो चद्दर चुद्दर उठा के कि बंदा है वो है। अगर आप गली में घूम रहे हो, जब कॉर्डन लग गया और सर्च स्टार्ट होगी, तो आपको तो गोली लगने के बड़े 100% चांसेस हैं, यू आर द टारगेट नाउ ना। तो गांव के वाले सारे लोगों को इज्जत से 1 घंटे का टाइम दिया कि बाहर आ जाओ, तो लोग इनकन्वीनियंस के कारण, तो अभी क्या था, फिर पिन पॉइंट जब होती है तब जाके हिट करते हैं। तो बुरहान वानी के टाइम पे क्या रिवाज स्टार्ट हुआ कि जैसे फौज जाके मोहल्ले में घुसती थी, 4 घर को या 1 घर को, अगर कोई ऑर्चर्ड के अंदर घर है किसी का, जो रेस लोग हैं वो अलग रहते हैं थोड़े, तो वो भी कर लिया, तो उसी टाइम व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे, पूरे का पूरा गांव पत्थर मारने भी शुरू हो जाता था आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो उसके बाद ये फिर, जब हम लोग आरआर में थे या उससे पहले, तो हमने जॉइंट ऑपरेशन बड़े कम किए हैं, लाइक हम लोग ऑपरेट करते थे, पुलिस बाद में आती थी देखने के लिए जब खत्म हो रहा है कैसो वैसो। आजकल क्या हो गया कि अभी कंपल्शन हो गई है, आप निकलते हो, जैसे ही कांटेक्ट हुआ सीआरपी आ जाती है एकदम से, जेकेपी आ जाती है, वो कॉर्डन लगाती है, वो लॉ एंड ऑर्डर को डील करते हैं, ताकि फौज का फोकस जो है वो उस पर रहे। दैट्स गुड एक्चुअली। दैट्स गुड, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर हमें डील करना नहीं आता, हमें तो, हमारे पास डंडे थोड़ी होते हैं, हमने गोली मारनी यू है, डोंट हैव, आपको हमारे पास तो आपका गोली है, फौज में एसओपीज थोड़ी होती हैं इसकी। गोली है भाई सीधी सी, और हम घुटने के नीचे मारते नहीं, हम तो ऊपर मारते हैं, इनको तो सिखाया जाता है घुटने के नीचे गोली मारनी। तो फिर आप कॉर्डन लगाते हो, नाउ यू आइसोलेट द प्लेस, और अब उसको आपको चेक करना है कि इधर बंदा है कि नहीं है। और घर ऐसे नहीं होते कि एक सिंपल फ्लैट है, कश्मीर में घर है मतलब एक घर है जो विच इज़ इनवेरेबली, मतलब 90% इट विल बी मल्टी स्टोरीड, 2 स्टोरीज 3 स्टोरीज, मिनिमम 2 तो होनी है। फिर उस घर के आंगन में यू विल हैव कैटल का, जिसमें बकरी शेड बकरी होगा, गाय, शेड होगा, नीचे एक बेसमेंट होगा जहाँ पर आग जलती है, ये होता है वो होता है। फिर एक लकड़ी का उनका शेड स्टॉकिंग होती है होगा, विंटर्स के लिए, वो होती है, फिर भूसे की स्टॉकिंग होती है, फिर इनवेरेबली वैली फ्लोर में जो है, प्रॉपर वैली में, पहाड़ों में नहीं, वहाँ पे आपको कुआं भी होता है घर के अंदर ही, पानी 10-12 फुट में पानी आ जाता है वैली में, खोद खोद लेकर ना, कोई फ्रूट के 2-4 ट्री होंगे, तो ऐसी। और जो पुराने ज़माने की टॉयलेट्स बाहर वाली, घर के बाहर, वो लकड़ी वाली वो होगी, तो दे आर स्ट्रक्चर्स, और इन स्ट्रक्चर्स के अंदर वो छुपते हैं। तो एक एक करके सब क्लियर करो। और वहीं पे कैजुअलिटीज़ होती है ना, जब आप लकड़ी का वो, अब शेड है लकड़ी का भरा हुआ है, आप देख रहे हो कुछ दिख नहीं रहा, तो वो बंदा जो है उसने उधर से कोई 15 फुट दूर एक खंदक खोद के वो लकड़ी के उसके नीचे उसने हाइड बना रखी है, वो नीचे है, वो आपको देख रहा है, और इसको लग रहा है कि अब आपने देख लिया, या उसको डाउट है कि ये हो सकता है कि जरा यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो जाए, लकड़ी में आग लग जाए, तो वो अंदर से फायर कर देगा। वो कितना पैनिक कर रहा है कि, और पैनिक से फायर करते हैं डर के मारे, वो कौन से वो हैं, वो भी वैसे ही हैं, तो वो उनके पैनिक से दे कांट कंट्रोल फायर। तो फिर जाके उस टाइम, नाउ इट इज़ मैटर ऑफ ओनली
माइक्रो सेकंड की गोली आपके इधर से निकलेगी, आपकी गोली उसको लगी, ऐसे होती है। और आप सर्च करते हो दिन के टाइम पे, आप रात को सर्च नहीं करते। सर्च इज डन ड्यूरिंग डे टाइम। रात को क्यों नहीं सर? या रात को 2-3 रीज़न है। एक तो ये है कि कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे क्लोज़ क्वार्टर बैटल ना, अगर आपने 4 घर कॉर्डन कर रखे हैं, एक घर से बंदा जंप मार के अब आपने चारों घरों को बाहर से घेरा हुआ है। आप उनके कोर्टयार्ड्स में, बैकयार्ड्स में घरों की एंट्री करते हो दिन के टाइम पे। क्योंकि रात को क्या कन्फ्यूजन है कि सबसे 4 घर हैं, 4 पार्टियाँ चली गई, चलो सर्च करने। आपका ही बंदा पहले एक बाहर आपने जर्नी कॉर्डन लगाया, फिर आप उस जब मेरी पार्टी को बोला जाएगा इस घर को सर्च करो, तो मैं उस घर को भी कॉर्डन करता हूँ। चाहे उसकी ताकि मैं दीवारें नीचे जाऊँ, ऊपर से कूद के ना निकले। हाँ, तो पहले उसके पेरीमीटर को सिक्योर करना होता है ना, फिर आप हाउस एंट्री करते हो। हाउस एंट्री में भी ट्राई करते हो कि मेन दरवाजे से ना जाओ, कहीं और से घुसो, जो भी है। तो अब ये 4 घर इकट्ठे सर्च हो रहे हैं नेबर में, एकदम जुड़े हुए। तो रात को अपना ही जवान उसके पार्टी कमांडर का तू वहाँ जाके लग जा, और इधर वाले का हमारे वाला इधर डिप्लॉयड है, वेपन है, तो पॉजिटिव ठुक जाएगा, आइडेंटिटी। नहीं पता चलता। तो रात को करते नहीं। प्लस फिर लीगल इश्यूज भी हैं, अगर घर के अंदर लेडीज हैं, यू आर नॉट सपोज्ड टू एंटर। बट हाँ, अगर कॉन्टैक्ट शुरू हो गया, आपकी गोलाबारी स्टार्ट हो गई, फिर इट डजंट मैटर डे और नाइट। फिर चलता है, फिर तो पूरी रात चलता है, दिन रात चलता है। फिर तो दिन, फिर हमें पता लग गया ना कि ये घर है, इसके अंदर 2 या 3 है। आपने कोई ऐसा कोई हॉस्टेज सिचुएशन देखा था सर अपने टाइम पे? हाँ, मेरा अपना वो बुक बाहर अवेलेबल नहीं है। उसमें मैं यही कहानी मैंने लिखी हुई है कि हमारे वहाँ क्या हुआ था कि एक जिधर मैं था ना, वो पूरा जंगल था, और जो गाँव थे ना, गुजरों के गाँव थे, ढोक थे छोटे-छोटे, और हर वहाँ टिपिकल वो कंप्रेशन वाले घर नहीं थे। एक कश्मीरी मोहल्ले तो ऐसे थे, जो ऊपर गुजरों के घर थे ना, दे वर सेपरेटेड। तो एक घर में जब 5 बंदे आए, उस घर के चारों तरफ मक्की उगी हुई थी, पूरी-पूरी 6-6 फुट। तो वो जो घर था डबल स्टोरी था, और गुजरों का घर था, तो नीचे वाली स्टोरी में जानवर थे, और ऊपर वाले में वो खुद रहते थे। तो मक्की इतनी ऊंची थी कि यू कुड ओनली सी द विंडोज ऑफ फर्स्ट फ्लोर। नीचे के जानवर नहीं दिखते। वो तो दिख ही नहीं रहे थे, वो तो उसके इलाका पूरा दिख ही नहीं रहा, चारों पूरा ब्लाइंड। तो वहाँ पे इवनिंग के अबाउट 4:35, मीठी मीठी सर्दी थी, ठंडा ही टाइम था, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक अक्टूबर का टाइम था शायद, सर्दी शुरू हो गई थी। तो हमें इंट आती है कि उसमें 5 लोग आए हैं और खाना खा रहे हैं, खाना मांग रहे हैं गुज्जर के घर से। अब वो थी मेरी पोस्ट से कोई 1.25 घंटे का रास्ता था वो। चीज। हाँ, पोस्ट के बगल में तो आएंगे नहीं ना, वो दूर ही रहेंगे ना। तो क्योंकि पहाड़ों में हम किलोमीटर तो नापते नहीं, हमें घंटों के आई हैव टू, हिसाब। या कितना टाइम तो लगता हम है? लोगों ने 45 मिनट्स में वी रीच, बिकॉज क्या था कि अपने इलाके में मैं कंट्रोल बहुत ज़्यादा था। मुझे इतना पता था कि ये रास्ता जो रास्ता है, मैं वी डोंट रियली हैव टू बी टू केयरफुल, हम भाग सकते, जॉगिंग कर सकते हैं, बिकॉज होता है ना, ग्रिप होती है एरिया की, भी यहाँ कुछ नहीं होने वाला। बीच में 2-3 गाँव थे छोटे छोटे, ऑन फुट? फुटी तो, और क्या, हमारे तो सड़क थी ही नहीं ना, मेरे तो हेलीपैड वगैरह कुछ भी नहीं था, कोई नहीं आता था वहाँ पे, सिर्फ सीओ आते थे वंस ए मंथ, अदरवाइज नो सीनियर ऑफिसर एवर केम। और मेरे से पहले जो कंपनी कमांडर था, उसके नीचे 2 बंदों की कैजुअलिटी हुई थी फैटल, और वो दोनों की क्यों हुई थी, एक के पैर में गोली लगी थी, ही हैड डाइड ऑफ ब्लीडिंग। इवैक्यूएट कैसे करोगे? जो नियरेस्ट रोड हेड था ना मेरी कंपनी का, ऐसे वर्टिकल था, मेरी कंपनी ऊपर थी, नीचे जो रोड हेड था वो 45 मिनट्स हम लोग करते थे, 45 मिनट्स में बाहर वाले बंदे को 1.5 घंटा लगता था, खड़ी चढ़ाई थी। और जो हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन था ना, इट वाज नोन कि हमारी फतेह कंपनी, फॉक्सट्रॉट कंपनी में ये था कि आपके पास कहीं भी 50 मीटर लेवल ग्राउंड नहीं है, इधर जो क्लाइंबिंग अप और क्लाइंबिंग डाउन, इट वाज ऑल पहाड़ी। तो पर हमने वो जो 1.25 घंटे का रास्ता था ना, वी रश्ड, अंधेरा होते होते पहुंच गए, एंड वी वर 8 ऑफ अस। फर्स्ट जो मेरी अपनी पार्टी थी, रिएक्शन पार्टी, और बाकी पे एम्बुशेस अभी रात को जाने की तैयारी थी, मैंने उनको रोक लिया, ऐसा जस्ट वेट फॉर माय वर्ड, बिकॉज कई बार क्या होता है कि खबर झूठी निकलती है, देयर इज नो पॉइंट रशिंग एवरीबडी, और पीछे से और अपनी कैजुअलिटी करा लो। एंड छोटी टीम क्या होती है, जब आप जो रशिंग, तो आप निकल जाते हो, आपको एम्बुश करना भी आसान मुश्किल होता है। अगर 30-35 लोगों की पार्टी जा रही है, तो एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, गाड़ी तो है ही नहीं, या एक ग्रुप, दूसरा हाँ, ग्रुप, उस तीसरा पीछे ग्रुप, सेम थिंग। गाड़ी तो वहाँ थी नहीं, तो अब कोई खबर लेके आपके पास आया तो क्या गारंटी है कि वो डबल ट्रैप नहीं खेल रहा, कि आपको ट्रैप में लेके नहीं जा रहा। तो स्मॉल ग्रुप से क्या होता है कि यू कैन मैन्यूवर योरसेल्फ। और मेरा, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, कि हमारी ड्रिल थी कि मेरी कंपनी में स्लिंग हमने जमा कर रखी थी, स्लिंग अलाउड ही नहीं थी, तो हथियार हाथ में होता था, रेडी टू फायर। एंड हम लोग रास्ते पे नहीं चलते थे, ये मेरा दूसरा हुक्म था, जहाँ पे पैरों के निशान देखे जाना ही नहीं, और जहाँ गाँव वाले चलते हैं ना, उधर जाना ही नहीं।
कहते हैं आईडी लग गया, एम्बुश भी वहीं लगेगा। तो वी यूज्ड टू गो क्रॉस कंट्री। रास्ते थे, आई टोल्ड यू, रास्ते तो अपने बैक ऑफ हैंड पता था। तो हम लोग पहुंच गए 45 मिनट्स में। अब पता कैसे लगे? अब उस घर के चारों तरफ मक्की का खेत है, और देन फिर दूसरे घर हैं अगेन, तो दे वर ऑल स्कैटर्ड। तो हमने 4 कोनों पे 2-2 बंदे मैंने अपनी पार्टी को बोला 2-2 बंदे तुम डिप्लॉय हो जाओ। तो 4 घरों में 2-2 बंदे, एक-एक बड़ी पेयर, बीच में वो घर है, लेकिन गैप, अब मेरे घर से जो दूसरा घर है उसके बीच में 30-35 मीटर का गैप, उसके आगे 50 मीटर का गैप। कोई ज्योमेट्री तो है नहीं, पहाड़ है ना, ऊबड़ खाबड़। वेरेवर यू फाइंडिंग वेंटेज पॉइंट, आप उसके हिसाब से बैठ रहे हाँ, और हमें पहले कंफर्म करना अंदर है कोई कि नहीं। तो फिर अब ये सोर्स मेरे साथ था जिसने खबर लाई थी, मैं उसको बोलूँ तेरे को क्या गारंटी है? बोले साहब गारंटी है, 5 मैंने खुद देखे अंदर जाते हुए। ऐसे जाते हुए देखे, अब हैं कि नहीं है, हू नोज। नाउ एट द सेम टाइम वी डिडंट वांट टू लूज सरप्राइज। अगर उनको पता चलता फौज आ गई तो उन्हें भाग जाना था, बिकॉज मक्की है। और अगर आप घर से 20-25 मीटर दूर दूसरे घर में बैठे हो, चारों तरफ कोई 30 मीटर दूर है, तो आपके बीच में इतना गैप है, और रात होगी, अंधेरा हो गया। बट मैं जैसे पहुंचा ना, तो मैंने देखा कि वो जो लाइट थी घर के अंदर, लाल टेंट जलाते, वो बिजली नहीं थी वहाँ पे। तो किसी ने क्या किया, खिड़की के ऊपर पर्दा लगाया, कंबल टांग दिया अंदर से, हैं? कि लाइट अंदर से बाहर ना जाए। तो आई अंडरस्टूड कि इस घर में कोई अनयूजुअल है, बिकॉज वहाँ पर्दे पुर्दे और वहाँ नहीं, पर्दे है नहीं लोगों के पास, उस बड़े गुर्बत वाली जगह है, वो बड़े गरीब लोग हैं। तो मैंने इमीडिएटली ना अपना जो सीनियर जेसीओ था उसको बोला कि आप 2 पार्टीज, 8-8 की 2 पार्टी लेके आ जाओ, बिल्ड ऑन मी एंड ब्रिंग टॉर्चेज, हैंड हेल्ड जो ड्रैगन लाइट होती है बड़े वाली, जो इतनी बड़ी फ्लैश लाइट। अब रात को आप घरों में हो, बीच में जो ब्लाइंड है टोटल, मक्की का खेत है घना, उसमें चलोगे खड़खड़ आवाज़ आती है। नाउ आर एम वाज कि भाई इससे पहले कि टेररिस्ट को पता चले कि हम आ गए हैं, वी शुड बी इन प्लेस, सम काइंड ऑफ कॉर्डन कॉर्डन लग जाए। अब रात को कॉर्डन लगाने में भी कष्ट है कि वो जो हम 4 बड़ी पेयर थे ना, उसमें सिर्फ मेरे पास एक मोटरोला था और एक दूसरे के पास मोटरोला था, ओह शिट। और 2 बड़ी पेयर पास कोई कम्युनिकेशन ही नहीं थी। अब रात को आप जा रहे हो डिप्लॉय होने के लिए दोनों बड़ी पेयर के बीच में, तो वही ठोक दे, है ना इशू। बट आई हैड गिवन माई लोकेशन, मेरे पास आओ पहले, बिकॉज कंपनी जिधर से हमारी कंपनी हेडक्वार्टर का रास्ता था, उसका पहला जो घर था उसमें मैं ही था। पहले इकट्ठे हो फिर आगे जाएंगे। हाँ, फिर मैंने उनको आया, फिर जेसीओ था, समझाया। मतलब दोज मोमेंट आई वुड से अबाउट 90 मिनट्स और वेरी वेरी क्रूशियल, बिकॉज अगर उनको भनक लग जाती कि फौज आ गई है, तो दे वुड हैव जस्ट रश्ड फायरिंग और विदाउट फायरिंग, एंड हमें कुछ नहीं मिलता उसके बाद। 90 मिनट लगे। पेरीमीटर टोटल कितना होगा, 200 मीटर होगा। अब 90 मिनट कितने होते हैं लगाओ आप, 200 मीटर तो यू कैन अचीव रश इन 5 मिनट्स। इन दैट टेरेन नो। डेलिबरेटली धीरे धीरे, माई थिंग वॉज वेरी क्लियर कि आप आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो एक पार्टी इधर से चली, एक पार्टी इधर से चली। जो दूसरा रेडियो सेट वाला था सामने था, उसको मैंने कहा ऐसे ऐसे पार्टियां आ रही हैं, तो उसने फिर जाके उतर के दूसरे घरों के नीचे जो अपने बंदे थे उनसे खुसर खुसर कर ली। बाई अबाउट 10 बजे के आसपास हमारा सेट हो गया। दैट्स अ टाइम मैंने टोल्ड देम कि अब तुम टॉर्च लो, नाउ लेट्स शो द प्रेजेंस। क्या होता है कि टेररिस्ट आए थे खाना खाने के लिए, देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो चले जाएंगे। नाउ यू हैव टू डिटर देम। पहले आप छुपा रहे हो कि पता ना चले हम आ गए। अंदर लोग हैं घर में। हाँ, घर के अंदर पूरी फैमिली थी। नाउ वी आर शोइंग टॉर्चेज, एंड टॉर्चेज आर बीइंग शोन इधर से इधर से इधर से इधर, जैसे वो चक्कर सा बन रहा है, ऑन ऑफ ड्रिल होती है। तो अंदर बैठे हुए बंदे को लग रहा है गिर गया मैं। वी वांटेड टू स्केयर देम कि तुम गिर चुके हो। नहीं तो दे कुड हैव इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन दे वुड हैव जस्ट टेकन द खाना एंड वॉकड आउट। वो किसी पार्टी के सामने आते या निकल जाते, क्या पता सिविलियन आ गया, और जब भी ऐसा करते हैं ना वो घर के बंदों को आगे लेके चलते हैं। तो वी नाउ वांटेड टू मेक श्योर कि ये बाहर ही ना निकले, अंदर ही कुत्ते हैं। अंदर ही अभी बैठे हैं। दे शुड बी, अभी वो भी पाकिस्तानी इलाके का उनको भी नहीं पता। तो दे स्टार्टेड स्पीकिंग टू द पीपल, वी वर हियरिंग व्हाट दे वर टॉकिंग। तो उनका जो कमांडर था वो कहता उन्हें कुछ नहीं होता, तुम थोड़ा वेट करो, जैसे थोड़ा लाइट होगी बाहर निकलो फायर करते हुए और इस फॉरेन डायरेक्शन में भागो। मैं भी फंस गया था, मैं भी निकल गया था, कुछ नहीं होता, फौज है, हर बंदा नहीं मरता, उनको हौसला दे रहा पूरा। वी वर ऑल हियरिंग, एंड जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर में इंटेलिजेंस वो दे वर आल्सो इंटरसेप्टिंग, तो वो मेरे को फीडबैक कर रहे थे।
तो करते करते हम पूरी रात इट वॉज आँख मिचौली। हमने जानबूझ के साउंड बातें भी कर रहे हैं ऊंची ऊंची, लेट दम मेक फील कि बहुत सारी फौज आ गई। वी शोड कि बहुत बड़ा शमाजल है, यहाँ 100-200 की फौज है। और फौज कितनी थी टोटल, हम 40। 8 ना 2 वो लेके आया था, 8 24 और 8 हम 32। तो फिर सीईओ को जब हो गया तो आई टोल्ड सीईओ की सर कंफर्म है, दिस अनयूजुअल एक्टिविटी। और जब हमने बात करनी शुरू की ना, जब टॉर्च जलाई, तो फिर हमने बोला कि कोई है तो बाहर आओ, घर में बाहर आ जाओ। कोई नहीं आया। सिविलियन होता तो बाहर आ जाता, वो तो ड्रिल थी। तो देन आई टोल्ड सीईओ सर कंफर्म है एंड वी आर 32। वो इतनी पावर थी यार मेरे पास, बाकी कंपनी की प्रोटेक्शन में लगे हुए थे। मुझे लाइक मैथमेटिक्स को बता दिया मैंने, 60-70 होते हैं, 30 अंदर और 30 बाहर। तो सीईओ से आई एम कम विद माई एक्टिविटीज। सीईओ फिर रात को, मैंने मिडनाइट के आसपास उनको बताया था, तो वो मिडनाइट को चल के अपनी ब्रन हेडक्वार्टर से आधा ही रोड पे आके, बाद में पैदल आके ही रीच माई कंपनी इन द अराउंड 3-4 इन द मॉर्निंग। मैंने सर आप रेस्ट करो, सुबह फिर 5 बजे ही स्टार्टेड एंड बाई 6:30 ही वॉज विद मी। तो सीईओ के साथ भी 16 बंदे और आए। तो उन्होंने एक बाहर वाला कॉर्डन लगा लिया। अब हमें ये पता नहीं था कि वो 5 में से ना 2 टेररिस्ट चले गए थे पहले ही, हमारे पहुंचने से पहले। उनकी आपस में डिस्कशन हुई। 3 जो थे ये सारे थके हुए थे, पाकिस्तान से आए हुए थे, दे वर टायर्ड। तो खाना खाया उन्होंने, और जो 3 उनमें ये कह रहे थे कि रात यहीं बिताते हैं, यहाँ कोई दूर दूर तक फौज नहीं है, और हम चढ़ाई पहाड़ी के ऊपर हैं, जंगल है, मक्की लगी है, निकल जाएंगे। तो वो 2 जो थे ना, वो बड़े कट्टर थे। कहते नहीं, जैसे उनको उस्तादों ने बताया था, किसी घर में नहीं रहना, अनजान घर में नहीं रहना। तो वो चले गए। और बाद में पता चला कि दे हैड जस्ट गॉन अ फ्यू 100 मीटर्स ऊपर जंगल में, एंड जब हमारा एक्शन हो रहा था तो वो देख रहे थे अगले दिन ऊपर पूरा। बिकॉज देन वी स्टार्टेड हियरिंग देयर ट्रांसमिशन। और वो अपने हेडक्वार्टर उनको बता रहा था, कमांडर को, देख लो वो साले 3 फंस गए, हम तो निकल आए थे, हम तो रात को निकल आए थे पहले, शाम होने से पहले। वो हमारी बात नहीं मान रहे थे, तो हम तो बाहर हैं। तो अब जब सुबह हुई, गांव के सरपंच को बुलाया, तो सबको बुलाया, तो पता चला कि घर के अंदर एक बुड्ढा, एक उसका बेटा और एक उसका पोता, ये 3 लोग अंदर हैं। और लेडीज़ जो हैं वो शाम को जब टेररिस्ट आए थे, खाना खा के लेडीज़ को उन्होंने निकाल दिया था। लेडीज़ हैव गॉन टू सम अदर हाउस, हमें पता ही नहीं था। वो अपने डर के मारे कहीं छुपी हुई थी। टेररिस्ट ने निकाल दिया था। हाँ, वो घर वालों ने रिक्वेस्ट की होगी कि ये जो एलईटी वाले टेररिस्ट थे ना, अनलाइक कश्मीरी टेररिस्ट, दे आल्सो इंडल्ज इन सेक्सुअल मोलेस्टेशन वगैरह सब करते हैं, मगर उतना नहीं करते। यानी ये बाहर से आए हुए थे, चार्ज अप थे, जिहाद का मूड था, बदतर हुरे चाहिए थी। तो दे हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग विद देम। तो घर वालों ने रिक्वेस्ट की कि भाई आप इधर सो रहे हो, एक ही कमरा हमारा, तो लेडीज़ को हम, तो उन्होंने बोला चले जाओ। बट द थिंग कि अगर फौज को पता चला तो हम तीनों को मार देंगे। लेडीज़ को उन्होंने ये बोला था। तो लेडीज़ इसलिए, हमारी लेडीज़ ने बताया भी नहीं, वो कहीं दूसरे घर में छुपी हुई थी। सुबह होते होते जब पता चला, ये अटेंडेंस लग गई पूरे गाँव की। गाँव छोटा खिला खुला 15-20 घर थे टोटल, दूर दूर। सरपंच आया, उसने कहा सारे हैं, 3 लोग आए हुए हैं, अंदर है। तो जो उस घर की बेटी थी ना, बुड्ढे की बेटी, बुड्ढे की बेटे की जो वाइफ थी, बहू, उसको तो रात को निकाल दिया था, लेकिन उसकी बेटी बगल वाले गांव से वो आ गई थी। वो कहती है कि आप इनको, मेरे फादर को, भाई को बाहर निकालो पहले। अब निकालो कैसे? वो एक घर है, प्रैक्टिकली एक ही कमरा है फर्स्ट फ्लोर पे, और उसके अंदर वो सारे बैठे हुए हैं। तो देन सर क्या करना है? मैं सर ऐसे करते हैं, तो मेरी, आई हैड अ लॉन्ग बियर्ड, और आई वाज मच फेयर दैट टाइम, तो आई कुड पास ऑफ एज ए कश्मीरी। तो ऐसे सर ऐसे करते हैं कि मैं और ये लेडी घर में जाते हैं सिविल ड्रेस में, और पोजिंग कि मैं गांव का सरपंच हूँ और एक घर की बेटी है। उनको अपील करते हैं कि भाई अपना जो करना करो, इनको छोड़ दो, तुमने फौज से लड़ना, जिहाद करना करो, इनको क्यों मार रहे हो? तो सीईओ वाज हेजिटेंट, बट देन ही सेड ठीक है। तो फिर उन्होंने मंगवाई कपड़े बदले, मैं फिर पहन के उतरा नीचे। आर्म्ड? नहीं नहीं, आर्म्ड कहाँ, खाली हो तो अंदर जाते हुए चेक नहीं करते। लेडी मेरे आगे, वो जोर जोर से उनको बोल रही है, अल्लाह की कसम तुम्हें ये करो, हिंदी उर्दू में भी, कश्मीरी में भी, एंड द वे लेडीज आर, वो शी वॉज वेरी वेरी लाउड। एंड पीछे 2-4 लेडीज की फैमिली की, वो भी पीछे से रोने लगी, शोर हल्ला उल्ला मचा। तो एट सम पॉइंट कुछ हुआ होगा, आई डोंट नो व्हाट हैपन, तो उन्होंने बुड्ढे को छोड़ दिया।
जो घर का बुड्ढा था ना, उसको साइड वाले वो नीचे साइड वाले डोर से निकला, जानवरों वाले डोर, अंदर से जुड़ी होती हैं सीढ़ियाँ। वो निकला और जो लड़का और यंग बच्चा था ना, उस बुड्ढे का बेटा, वो खिड़की से कूद गए पीछे हैं? वाली। हाँ, उधर से जब उनका अटेंशन इधर थी ना, जब हम लोगों ने शोर मचाया, हम घर के बाहर खड़े आंगन ये से, तीनों इस तरफ देख रहे होंगे। हाँ, ये इधर थे ऑक्यूपाइड। बुड्ढे को बोला तू जा, तो वो साथ में उनको बांधा हुआ था ना, हाथ खोले बुड्ढे के, तो ये दोनों भी कूद गए। तो वो जैसे वो बाहर आया, तो हमने देखा बुड्ढा तो आया, शोर मच गया, घर से कूदे कूदे, बिकॉज अब जो फोर्स लगी हुई है उसको क्या पता है ये कौन है जो कूद के बाहर आया है, टेररिस्ट है कौन है, ये भी कंफ्यूजन है ना। बंदा कूदा और मक्की में घुस गया, बट विद इन फ्यू मिनट्स, एंड आई वुड देन गिव क्रेडिट टू सीईओ, हिज प्रेजेंस देयर मेक श्योर कि कंफ्यूजन नहीं हुआ, पता फायर चल नहीं गया। खोला फालतू में। हाँ, पता चल गया। उसके बाद तो इट वाज मैटर ऑफ या किलिंग देम, किल देम। शाम हो गई थी वैसे, पूरा दिन चला था एनकाउंटर। बट आई मीन डू यू इन सच सिचुएशंस आप फिर ब्रीच करते हो घर को? डिपेंड करता है, देखो जैसे ये घर था ना, ये इम्प्रोम्प्चू आए हुए थे, ये घर था लकड़ी का और मिट्टी का बना तो उनको हुआ। पता नहीं था कहाँ क्या हाँ, वेंटेज है क्या नहीं है। अगर तो होता है हाइड वाला, तो वो क्या करते हैं, एक इंस्टांस हुआ था कश्मीर में, 94 की बात है, कि घर के अंदर टेररिस्ट थे और उस घर में हाइड नहीं थी, वो ऐसे आए हुए थे। अब वो हाइड वाले का मतलब ये है कि वो छुप जाएगा अंदर जाके, छुप जाएगा तो आपको सर्च करके भी नहीं मिलता। एक बार घर डैमेज हो गया, अगर आपने क्या होता है कि अगर घर के अंदर बैठे हुए हैं और नहीं सरेंडर कर रहे, फॉरनर्स हैं तो बाहर आएंगे, नहीं तो लड़ेंगे। उस टाइम 90s में तो अफगान आते थे पश्तून्स, तो क्या होता है कि आप कोशिश करते हो घर को ना तोड़ो, यू कीप टेकिंग शॉट्स। अगर वो खिड़की से मार रहा तो खिड़की पे वो AK चला रहा तो LMG चलाओ। लेकिन अगर शाम होने लगी और पता है रात को भागने का चांस होता है, रात को कन्फ्यूजन बड़ा होता है, तो यू अबाउट लेट आफ्टरनून में डिसीजन लिया जाता है कि क्या करना है इस घर के साथ। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये नहीं काबू आने वाले, तो यू फायर अ रॉकेट लॉन्चर एंड ब्लो अप द हाउस। तो वहाँ क्या हुआ था कि घर में रॉकेट लॉन्चर फायर हुआ, उस घर में आग लग गई थी। ये अनंतनाग की बात है। और यू नो व्हाट द टेररिस्ट डिड, देखो मोटिवेशनल तो पश्तूनों का सिस्टम, उनका हाइड नहीं थे घर के अंदर। जब घर को आग लगी ना, एंड लकड़ी के घर होते हैं सूखे, आग एकदम ऐसे ज़क जिक्र, करके। उन्होंने उस पीरियड में ग्राउंड फ्लोर पे ट्रेंच खोद ली। देखो हिम्मत, देखो घर में आग लगी हुई है, नीचे घुसे हुए हैं। ट्रेंच खोद गए, उसके ऊपर उन्होंने फट्टे फुट्टे जो घर के तोड़े अलमारी, उसके ऊपर डाल के अंदर छुप गए, अंदर बैठ गए। फौज आई, देखा सब जल जुल गया, एंड डबरी को हटाया। तब तो JCB नहीं होते थे, आजकल तो JCB सारे हाथ में जाता है, खींचा खूंचा, गाँव वालों को बोला साफ करो। एंड लकली किसी की नज़र पड़ी, बिकॉज उन्होंने जल्दी में बनाई थी ना ट्रेंच, और उसके बाद से टेम्परेरी से उन्होंने टिन शीट और डाला हुआ था अपने ऊपर, अंदर घुसे हुए थे, तो दे वर कॉट, किल्ड। तो अगर हाइड आउट है तो फिर क्या होता है कि फिर आपको घर का गिरना जलाने से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उल्टी आपके लिए प्रॉब्लम होती है, आपको हाइड ढूंढने में और मुश्किल हो जाती है। हाँ, बिकॉज़ देयर सो मच रबिश एंड रबर, रबल। हाँ पूरा। बट व्हेन यू सी कि शाम होने का टाइम है, इनकाउंटर चल रहा है और ये नहीं ज़्यादा हार्ड कोर अंदर बैठे हुए हैं, 2 3 4 लोग हैं, तो फिर आप, हमारे में भी हुआ था, RL यूज़ हुई थी। लेकिन इनवेरिएबली क्या होता है कि लकड़ी के घरों में RL जब फायर फटती है अंदर जाके, और कई बार ये खुद ही साले अंदर से आग लगा देते हैं घर को। तो आग लगती है तो दे एक्सपेक्ट कि लोग दौड़ेंगे, फायर ब्रिगेड जो आएगा ठोकूंगा। तो कोशिश ये होती है फौज की कि घर को नुकसान ना किया जाए, बिकॉज अगर इनकाउंटर में घर टूट गया ना, ये जल गया, और अगर एक क्लियर है कि इस बंदे ने, ये OGW का घर नहीं है, ये ज़बरदस्ती के घर में गिले, उसको कॉम्पनसेशन मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, आर्मी भी देती है। जैसे हमारे वाले हुआ था, तो स्टेट को तो 2 साल के बाद आती है, उनका लंबा प्रोसीजर है, पुलिस वेरिफिकेशन। तो हमें कन्फर्म था कि इस घर के अंदर अनविलिंग होस्ट थे ये, तो वो घर टूट गया था, लकड़ी का था। जैसे RL का गोला गया, वो आग पकड़ ली उसने। तो हमने उस फॉरेस्ट वालों को रिक्वेस्ट करके, कि वो जंगल था ऊपर, उसको लकड़ी दिलवाई बुड्ढे को, गांव वालों को सबको बोला कि इसका घर बनाओ, कार सेवा करो। और जो उसमें मटेरियल लगा, कील कूल और वटेवर जो होता है, सीमेंट जो नीचे नींव, वो सारा हमने पे किया, कि जब कॉम्पनसेशन आएगी तो देख लेना। तो जनरली कोशिश करते हैं कि घर ना नुकसान हो, लेकिन जब कोई चारा नहीं मिलता तो फिर घर को उड़ा लिया जाता है। बाकी फौजें क्या करती हैं दुनिया में, सिंपल सिस्टम है, वो सीधे उड़ा देती हैं। हम लोग कोशिश करें, हमारी कैजुअलिटीज़ भी इसलिए होती हैं। अगर अंदर कोई सिविलियन है
तो हम उस घर को टच नहीं करते, मतलब उसको घेर के रखेंगे, फायरिंग भी करेंगे, ध्यान से करेंगे कि सिविलियन ना मारा जाए। और अगर कोशिश करते हैं होम एंट्री करने की, और कई बार होता है कि ये पैरा एसएफ को लाया जाता है, अगर ऐसा कोई घर है कि इसके ऊपर से रूफ से एंट्री करनी है, तो फिर हेलीकॉप्टर से आए जैसे भी आए, तो दिस इज हाउ इट इज डन। गाइस दिस हैज बीन रियली रियली एंगेजिंग। मैं सर से वी विल, अभी तो हमने मेन सिटीज की बात करी है सर, ये मेरे को जंगल ऑप्स की बात करनी है, मेरे को एलओसी की बात करनी है। देयर इज अ लॉट दैट आई स्टिल वांट टू टॉक अबाउट, सो दैट विल बी इन पार्ट 2। बट थैंक यू सो मच सर, दिस वाज रियली रियली अमेजिंग, क्योंकि यू नो आई वाज लिटरली, आंखों के आगे ना वो इमेजेस आ रही थी मेरे कि घर है जंगल के अंदर, उसके आगे लोग बैठे हुए हैं। आप जब स्पेशली बोल रहे थे टॉर्चेस जला रहे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू पिक्चर दैट थिंग, क्योंकि अगर आप देखो एक जंगल के अंदर आप ऊपर सामने बैठे हुए हो, क्लिक 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 क्लिक, इट्स क्वाइट अननर्विंग, नॉट जस्ट फॉर द गाय हु इज इनसाइड, बट Yes, it's a good battle scene. इट्स सुपर बैटल सीन। आई मीन इट्स, मैं एक्चुअली, मेरे को आंखों के सामने वो दिख रही थी चीजें, सो इट्स वेरी वेल डिस्क्राइब्ड as usual. Sir is really amazing in terms of storytelling, and we will do more such stories. Of course geopolitics, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हम लोग करते रहते हैं। This is time to listen to the stories also, ये बहुत important है हमारे लिए to understand. So thanks, like, subscribe, and of course don't forget to support the channel. नमस्कार।